टाइम, टीचर और टॉपर, जी। आप सबसे महत्वपूर्ण इनमें किसको मानते हैं? तो टॉपर्स अलग अलग बातें बताते हैं, बिल्कुल फाइव फिंगर्स की तरह। जी। जैसे मान लीजिए एक टॉपर होता है, वो कहता है कि मैंने पॉइंट्स में ही सारे आंसर्स लिखे। जी। एक टॉपर कहता है कि मैंने पैराग्राफ्स में लिख दिया। एक टॉपर कहता है कि मैंने फ्लो चार्ट्स बना दिए। एक टॉपर कहता है कि मैंने तो कंक्लूजन कभी लिखा ही नहीं है। एक टॉपर कहता है कि डायरेक्ट आंसर लिखो, डायरेक्ट हिट कर दो। स्टूडेंट्स को टॉपर की कौन कौन सी चीज़ें उन्हें सीख लेना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें छोड़ देना चाहिए? जी, देखिए टॉपर्स, जैसे मैं तो यही बोलूँगा कि एक जो हंस होता है ना, तो हंस क्या करता है कि अगर दूध और पानी का मिक्सचर है तो हंस उसमें से दूध दूध निकाल लेगा, पानी पानी छोड़ देगा। बच्चों को सामान्य के बनना है, विशेषज्ञ नहीं बनना है, क्योंकि हमारे पेपर के नाम क्या है? सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, ना कि विशेष अध्ययन। तो बच्चों को अभी तक कई किताबों की समझ ही नहीं बैठ पाई है कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कौन सी किताब नहीं पढ़नी। पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा? लाइब्रेरी कुछ बच्चे इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे एक ग्रुप, एक सर्कल बन जाएगा, उनके साथ दिन में 4 बार चाय पीने जाएंगे, 4 बार खाने के लिए जाएंगे और यहाँ वहाँ घूम पाएंगे। पहले सफल फिर कपल। चलिए, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं भाई सब लोग आप जाके ब्रेकअप कर लें, छोड़ दें, अलग अलग हो जाएं, ये सारी चीज़ें। अगर आप किसी के प्रेम प्रसंग में हैं तो उसे केवल एक पार्ट बना के रखें कि पार्ट ऑफ लाइफ है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हमने तो कोचिंग में एडमिशन ले लिया, अब तो हमारा सिलेक्शन तय है। तो मैं आपको इसकी भी एक जवाब देना चाहूँगा, कोचिंग कोई कनखर के पंडा की भभूत नहीं है कि हमने वो भभूत खा ली और अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त DK गौतम। आज मेरे साथ हैं आदरणीय रेशु जैन सर। सर, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। सर को वैसे आप सब लोग जानते होंगे, सत्यमेव जयते संस्थान के डायरेक्टर और चर्चित भी हैं सर। सर अपनी रणनीति को लेकर बच्चों के बीच में अच्छी पहचान बनाए हुए हैं। सर से कुछ चीज़ों को लेकर हम चर्चा करेंगे, जो आप कुछ सवाल जवाब थे कि सर से पूछिएगा। कि एक तो रहता है भीड़, कंपटीशन, ओवर थिंकिंग। सर, एक तो रहता है भीड़ और डिस्ट्रक्शन। यहीं से शुरू करते हैं सर। कंपटीशन, भीड़। तैयारी करने वालों की भीड़ ज़्यादा है, लेकिन तैयार होने वालों की सूची बहुत कम। सर, डिस्ट्रक्शन। अगर गोल गोल घूमते रहोगे तो कभी भी गोल को प्राप्त नहीं कर पाओगे। रास्ता सीधा रखो, मंजिल तक पहुंच जाओगे। पढ़ने में मन नहीं लगता है। पढ़ाई को इश्क बना दो तो रिजल्ट खुद प्यार करने लगेगा। ओवर थिंकिंग। सोचना अच्छी बात है, लेकिन ओवर थिंकिंग के कारण कई MPPSC के हीरो आज भी प्रीलिम्स बार बार दे रहे हैं। पिक्चर, जागरण। सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन सही समय पर अलार्म बजने पर उठने वालों की संख्या बहुत ही कम है। उन्हीं को हम जागृत बोल सकते हैं। टाइम टेबल। जो टाइम टेबल बनाकर सो जाते हैं वो केवल सपने में ही अफसर बनते हैं। बुक कलेक्टर। सिर्फ किताबें ही बदलते रहोगे तो किस्मत नहीं बदलेगी। सिर्फ लिखने वाले। जो सिर्फ कलम घिसते हैं वो इतिहास नहीं लिखते। सार। हर दिन नया पेज पलटो, लेकिन जिंदगी का चैप्टर बदलने के लिए लिखना भी सीखो। इसकी कंपटीशन में एक तो भीड़ भी है और डिस्ट्रक्शन भी, दोनों चीजें। देखिए, आपने बोला सबसे पहले भीड़। पहले मैं भीड़ के संदर्भ में कुछ कहना चाहूँगा। डेफिनेटली आपने बोला भीड़ है, तो भीड़ तो है। जैसे मान लीजिए MPPSC में लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं। हालांकि पिछले वर्षों में कुछ इसका रेशो घटा है। जैसे अगर हम 2025 का एग्ज़ाम देखें तो 1,18,000 लोगों ने इस बार एग्ज़ाम दिया था। तो भीड़ तो है, लेकिन भीड़ बड़ी हो सकती है, लेकिन तैयारी करने वालों की लिस्ट जो है बहुत ही छोटी है। तो सबसे पहला तो आपका जवाब यही है कि भीड़ तो केवल नामात्र की, दिखावे की। सारे बच्चे तैयारी नहीं करते या इतना सीरियस होकर तैयारी नहीं करते, तो वो सूची तो बहुत छोटी है जो तैयारी वाली है ना। और दूसरा रहा डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस इसलिए होता है कि अगर हम गोल गोल घूमते रहेंगे तो कभी भी गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो डिस्ट्रैक्शंस कैसे होता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे एक बच्चा तैयारी करने के लिए आता है MPPSC की, लेकिन बीच में उसको बहुत सारे एग्जाम्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी भी दिखती हैं। कभी बीच में पटवारी का एग्ज़ाम आ जाएगा, अभी जैसे मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर है, या मान लीजिए FSO का एग्ज़ाम है, या मान लीजिए SI की वैकेंसी आने वाली है। तो क्या होता है कि बच्चा ऐसे एग्ज़ाम्स में डिस्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, MPPSC से DSP बनने आया था, लेकिन बीच में सोचने लगेगा कि 2 स्टार भी कम नहीं होता है, क्योंकि सिंघम और दबंग जैसी फिल्मों का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं, और जब डिस्ट्रैक्शंस पैदा करते हैं तो उसी बच्चे को जो है टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चे कहते हैं कि हमें 5 साल हो गए MPPSC में,
लेकिन आप लिटरली देखिए कि उसने 5 साल क्या 5 साल पूरा MBPSC के लिए ही दिया। बीच में उसने पटवारी के लिए एग्जाम टाइम नहीं निकाला, या कोई अदर एग्जाम, या कोई वनडे एग्जाम, या मान लीजिए महिला पर्यवेक्षक, इसके लिए एग्जाम के लिए टाइम नहीं निकाला। तो ये कहना बेईमानी है कि 5 साल पूरे MBPSC को दे दिए। ठीक है, तो ये आपके दोनों प्रश्नों के जवाब थे, भीड़ और डिस्ट्रैक्शंस। सर इसी में यदि भीड़ के साथ कंपटीशन और थोड़ा जी। भीड़ और कंपटीशन, देखिए कंपटीशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कंपटीशन उतना नहीं है जितना दिखाया जाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि हाँ लाखों लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो मैंने कहा ना आपसे कि लाखों लोग एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी कितनी कर रहे हैं? जी सर। तैयार होने की लिस्ट बहुत कम है, लिटरली बहुत कम है तैयार होने की। और वो कौन बच्चे हैं जो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जो पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, जो टेस्ट दे रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जो पूरे सीरियसली अगर आप देखें तो उन्होंने पूरा एक एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी है और एग्जाम के लिए बिल्कुल फोकस्ड है। वहीं हम दूसरे बच्चे देख रहे हैं जो कह रहे हैं कि हाँ हमने एक कोर्स ले लिया है, फलानी कोचिंग का हमने एक कोर्स ले लिया, फलानी हमने टेस्ट सीरीज दे दी है, और कभी कभी वो टेस्ट देते हैं, कभी कभी क्लास आते हैं, कभी कभी कोचिंग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने कोचिंग को एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया है कि भाई हम कभी घूमने चले जाएंगे और कभी हमारा मन हुआ तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे, 1-2 बार टीचर्स को अपना चेहरा दिखाएंगे और फिर एक रोना भी रोआएंगे कि सर तैयारी नहीं हो रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जबकि आप एक सीरियस कैंडिडेट को देखेंगे जो हर दिन कक्षा में दिखता है, या मान लीजिए पूरे टेस्ट ईमानदारी से देता है, सिलेबस अच्छे से करता है, वो कभी भी ऐसे प्रश्नों के लिए हम लोगों के पास आता ही नहीं है कि सर पढ़ाई नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा। तो अक्सर ऐसे ही बच्चे आते हैं जो कभी कभी देखने को मिल जाएंगे आपको भटकते हुए। पर्सन भी अगला वही है कि सर कुछ बच्चे बोलते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता जी। अब पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उस स्थिति में क्या करें, और ऐसी स्थिति कैसे पैदा होती है, कब पैदा होती है? क्योंकि आप इतने स्टूडेंट से जुड़े हैं, कई स्टूडेंट्स आपके पास वापस में आते हैं कि सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। पढ़ाई में मन नहीं लगने का कारण क्या है? आप ये देखिए कि आपने उस पढ़ाई को उतना इंटरेस्टिंग बनाया नहीं, उस पढ़ाई को आपने जिया नहीं। उदाहरण के लिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा, ये सबसे ज़्यादा जीवंत विषय होते हैं, एक संविधान का ही विषय है। मैं आपसे ही पूछूंगा, एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है। अगर हमें ये मालूम नहीं है कि ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, तो क्या इससे हमारी सांस प्रभावित होगी क्या? नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए आप ट्रैफिक में जा रहे हैं और वहाँ पर आपने देखा कि रेड लाइट है और उसमें भी आप गाड़ी निकाल लेते हैं और पुलिस वाला आपको पकड़ लेता है, ट्रैफिक पुलिस वाले आपको पकड़ लेते हैं, तो आप उनसे ये कह सकते हैं मुझे पता नहीं था और आप मुझे छोड़ दीजिए, आपको छोड़ेंगे क्या? नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट्स सिखाता है। ऐसा सब्जेक्ट बोरिंग कैसे हो सकता है? पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा? आपको अपने फंडामेंटल राइट्स जानने को मिल रहे हैं किससे? कॉन्स्टिट्यूशन से। अब हम बात करते हैं इतिहास की। इतिहास एक इतना प्यारा विषय है, मैं अपने हिसाब से इतिहास को दूसरा नाम देता हूँ अनुभव, कि जो गलतियाँ इतिहास में हुई हैं वो गलतियाँ कभी हम ना दोहराएं, हमारा समाज ना दोहराए, हमारी सरकार ना दोहराए। उदाहरण के लिए अगर आप देखते हैं कि भारत में 200 सालों तक मुस्लिम आक्रांताओं का, या मान लीजिए हम बात करें कि 320 सालों तक जो है आपकी दिल्ली सल्तनत के शासकों का, 300 वर्षों तक आपके मुगलों के शासकों का, है ना ये, और 200 वर्षों तक आपके अंग्रेजों का शासन हुआ। तो क्यों हुआ? उसके पीछे कारण क्या थे? तो कहीं ना कहीं जब हम उसमें इतिहास में पढ़ते ना कि हमारी राजनीतिक शक्ति कमज़ोर थी, एकता नहीं थी, और हमारे अपने ही धोखेबाज निकले, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो सोचिए ये इतिहास आपको ये सिखाता है कि आगे हम कभी किसी के गुलाम ना बने। जैसे हम लोग हमेशा एक लाइन बोलते हैं कि हार एक अच्छी शिक्षक होती है, लेकिन एक देश ज़्यादा शिक्षकों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कौन से? हार वाले। आप उदाहरण में देखिए कि हम 1962 का जो इंडिया चाइना वॉर था, कहीं ना कहीं उसमें हम कमज़ोर दिखे, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया? 1965 के वॉर में, 1971 के वॉर में, 1999 के वॉर में क्या किया हमने दुनिया को प्रूव किया कि हमने अपनी गलतियों से सीखा है। तो इतिहास कहीं ना कहीं एक सबक है, इतिहास कहीं ना कहीं एक अनुभव है। तो ऐसे सब्जेक्ट में व्यक्ति बोर कैसे हो सकता है? या तो आपकी टीचिंग टेक्निक्स, या फिर आपकी रीडिंग टेक्निक्स, या फिर आपकी गेनिंग पावर, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीकनेस है। तब बच्चों को ये विषय कठिन लगते हैं, तब बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है। आप किसी विषय में अगर आप बात करते हैं कि MPPSC की सोच देखिए, मुझे इस बार MPPSC की सोच पे काफ़ी ज़्यादा मतलब गर्व भी महसूस हुआ कि मैं एक अच्छी चीज़ को पढ़ाता हूँ। MPPSC जैसे उनको पढ़ाता हूँ मैं स्टूडेंट्स को। MPPSC वालों ने इस बार अपने सिलेबस में एक चीज़ जोड़ी है, सिलेबस में एक आधा पेपर ही जोड़ा है, उद्यमिता। क्या होती है उद्यमिता?
अगर जैसे मान लीजिए हम सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं करवा पाते कि भाई सारे बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए क्लास में अगर मान लीजिए 1000 बच्चे पढ़ते हैं तो 1000 बच्चों का सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है। ये कोई भी दावा नहीं कर सकता कि हम 1000 के 1000 बच्चों का सिलेक्शन करा दें। तो 1000 बच्चे अगर पढ़ते हैं और मान लीजिए उनमें से 900 बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, तो 900 बच्चे क्या करेंगे? उद्यमिता आपको ये सिखाता है कि वो जो 900 बच्चे हैं वो कोई व्यापार कर सकते हैं, वो कोई उद्यम स्थापित कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि किसी व्यापार या उद्यम स्थापित करने के लिए सर धन की आवश्यकता होती। उसी उद्यमिता के विषय में आपको बताया जाता है कि प्रधानमंत्री की एक मुद्रा योजना है, उसमें कई सारे ऐसे स्टैंड अप, स्टार्टअप, ऐसे कई सारी चीज़ें आती हैं जो व्यक्ति सीख सकता है, समझ सकता है और उसके बाद कोई भी काम कर सकता है। तो सिविल सेवा एक ऐसा क्षेत्र है कि अगर मान लीजिए आप इसमें सक्सेस नहीं हो पाते, लेकिन इसके बावजूद भी आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं तो निश्चित रूप से आप वहाँ पे भी परचम लहरा देंगे। तो ये कहना कि इसका सक्सेस रेशियो या मान लीजिए बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, मुझे लगता है बच्चे पढ़ाई में बेईमानी करते हैं इसलिए मन नहीं लगता। दुनिया का सबसे सरल काम है पढ़ना, है ना, इससे सरल काम कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर आपको लगता है कि सरल काम है, इससे भी सरल काम है, तो एक काम करिए। अभी आप देख रहे हैं कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और बच्चों से कह दीजिए कि जाके खेत में काम करके देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पढ़ना सरल है या खेतों में हल चलाना। सोचिएगा अपन रूम से बाहर निकलने में क्या स्थिति होती है वहाँ पे 8 घंटा 9 घंटा किसान काम कर रहे खेतों में, अभी गेहूं कट रहे हैं। डेफिनेटली, अब आप सोच लीजिए। और ये जो बच्चे आजकल के जो बच्चे हैं, तो लाइट चले जाने पर घबराहट होती है। जी जी, सोचिए वो किसान कैसे रहता है, कैसे जीवन यापन कर रहा है। और कई बच्चे तो किसान आप देख रहे हैं उनके बैकग्राउंड से ही आ रहे हैं, मतलब कृषक परिवार से आ रहे हैं 80% से ज्यादा। बिल्कुल। और इस बैकग्राउंड से आने के बावजूद भी अगर वो कह रहे हैं कि पढ़ाई करना कठिन काम है, तो मुझे लगता है कि फिर तो हल चलाना ही बनता है। फिर तो लिटरली मतलब किसानी ही बचेगी, कृषि ही बचेगी। और मैं ये भी कहूँगा कि कृषि तो और ही अच्छी बात है कि ठीक है भाई, हमारे यहाँ बुजुर्ग कह गए हैं कि उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। तो कहीं ना कहीं फिर कृषि कार्य ही बेहतर। ठीक, तो पढ़ना एक सरल काम है, इसको अन्यथा बच्चे जटिल बना लेते हैं। सर एक शब्द आता है ओवर थिंकिंग। देखिए, ओवर थिंकिंग एक ऐसी सिचुएशन है जैसे बच्चा सोचता रहता है, बहुत ज़्यादा सोचता है जी। किताब खुली हुई है और उसको लगता है डीएसपी बन जाएंगे तो सबसे पहले फलाने का इनकाउंटर करेंगे, डीसी बन जाएंगे तो सबसे पहले उन रिश्तेदार के घर के सामने डीजे लगवा के डांस करेंगे जिन्होंने कभी उसको बोला होगा। लेकिन ये क्या है, किताब खुली हुई है और पहले से ही डीसी डीएसपी के सपने हमने बांध लिए। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमने किताब खुली हुई है, अब हमारे लिए घबराहट हो रही है, हमने पढ़ भी लिया और हम ओवर थिंक के कारण, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो, मान लो मेरी कॉपी के साथ ये हो गया तो ये मान लो वाली कंडीशन जो है ना, ये व्यक्ति को ओवर थिंक में ले जाती। और ओवर थिंकिंग का हमेशा परिणाम क्या होता है? ज़्यादा सोचने वाले बच्चों का आप देखते हैं सर में दर्द, माइग्रेन और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो क्या होगा, बीमार भी होंगे और कोई रिजल्ट का आउटपुट भी नहीं निकलने वाला है। तो ओवर थिंकिंग उनको उनके शारीरिक, मानसिक और जो लक्ष्य है उससे भी उनको क्या करेगा, गिराएगा ही। तो शारीरिक स्थिति भी खराब होगी, मानसिक स्थिति भी खराब होगी, लक्ष्य भी कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपको बस इतना करना है, छोटे छोटे से टारगेट्स बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो अभी आपको प्रीलिम्स का ही सोचना है, डिप्टी कलेक्टर नहीं सोचना है आपको। फिर आप मेंस दे रहे हैं तो आपको मेंस का ही सोचना है, आपको इंटरव्यू का नहीं सोचना है। और जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तब आपको ये नहीं सोचना है कि बनने के बाद क्या करेंगे, आपको इंटरव्यू का ही सोचना है। छोटे छोटे से गोल्स बनाइए, छोटे छोटे से टारगेट बनाइए, उसी पर अमल करिए। सर एक रहता है जागरण। देखिए, जागरण जो है वो ऐसा है कि जैसे किसी ने नींद से जगा दिया, ठीक है, और इसको तो मैं रेनेसा से कांटेक्ट मतलब अगर करूं इसका तो कनेक्ट कर सकता हूं मैं इसको रेनेसा से। रेनेसा का मतलब ही होता है पुनर्जागरण, ठीक है। तो बच्चे कुछ ऐसे रहते हैं कि जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और बीच में उनको असफलताएं मिल गई। जैसे कई बार बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो इंटरव्यू दे चुके हैं लेकिन 2-3 बार प्री नहीं निकला। अब 2-3 बार प्री नहीं निकला तो इसमें क्या होते हैं कि वो सोचते हैं कि कोई और ऑप्शन चले जाते हैं। फिर जब वो और ऑप्शन में जाते भी हैं फिर उनको एहसास होता है कि नहीं, वापस मुझे वही करना है। पुनः जागरण वाली स्थिति आती है कि नहीं, कुछ भी हो जाए अब फिर से। लेकिन क्या होता है, उस समय तक पूरी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि जागरण अगर आपको हो रहा है तो आपको कंटिन्यूटी उसमें भी रखनी पड़ेगी, अन्यथा क्या होगा, फिर से 1-2 बार प्री देने के लिए आ जाते हैं। फिर बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी दे लिया
कभी कभी पढ़ लिया, फिर कोई टेस्ट लगा लिया, फिर उसके बाद एग्ज़ाम दिया, प्री निकाल लिया, मेंस में रुक गए, फिर अगली बार मेंस निकाल लिया, इंटरव्यू में रुक गए, फिर उसके बाद प्री ही नहीं हो रहा। तो बच्चे अगर कंटिन्यूटी रखते हैं तो लिटरली आपने देखा होगा कि बच्चों के लगातार एग्जाम्स निकलते हैं। टाइम टेबल को लेकर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हम्म। कितने घंटा पढ़ना चाहिए। कई लोग बना लेते हैं, कल से मैं इतने बजे उठूंगा, जी फिर 1-2 दिन फॉलो होता है, फिर वो चीजें गड़बड़ हो जाती है। कई फिर सोचते हैं कि टॉपर कितने घंटा पढ़ता है। मतलब टाइम टेबल को लेकर जो कंफ्यूज है बच्चे देखिए, कि क्या करना चाहिए। टाइम टेबल तो सब बना लेते हैं, लेकिन जिनकी अलार्म क्लॉक जो रहती है, अगर वो बजती नहीं है तो वो सफल भी नहीं हो पाते। कहने का मेरा मतलब ये है कि टाइम टेबल बहुत सारे बच्चे बनाते हैं कि इतने घंटे पढ़ेंगे, लेकिन अमल कितने कर पाते हैं। मतलब उनका अलार्म जो है वो एग्जैक्टली बज रहा है तो उठ कितने पा रहे हैं। ठीक है, तो टाइम टेबल बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है कि फॉलो कितने कर रहे हैं और कितना आप फॉलो कर पा रहे हैं उसको। तो बच्चे ऐसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो हम दोनों की पढ़ने की गेनिंग पावर, समझने की पावर अलग अलग है। हो सकता है कि आप कोई चीज़ बहुत जल्दी पढ़ लें, 4 घंटे में आप उसको रिवाइज कर लें, और मुझे वही चीज़ पढ़ने में 6 घंटे 8 घंटे लग रहे हैं, और फिर कोई मुझसे कंपैरिजन करने लगे, आपसे कंपैरिजन करने लगे कि ये तो 8 घंटे पढ़ रहे हैं और ये तो 4 घंटे पढ़ रहे हैं। तो ये तो एक कोई मापदंड नहीं होना चाहिए कि फलाने ने 8 घंटे पढ़ा, ढिकाने ने 4 घंटे पढ़ा। वो ये रहता है कि आपकी समझ पे डिपेंड करता है कि आपको कितना तैयार करना है, कितने घंटे पढ़ना है। अननेसेसरी हम लोग लोड लेके पढ़ते हैं कि नहीं, पीएससी की परीक्षा में, यूपीएससी की परीक्षा में 17 घंटे 18 घंटे। तो मैं तो आपको साफ साफ बोलूँगा कि अगर 17-18 घंटे कोई व्यक्ति दावा करता है कि मैंने 18 घंटे पढ़े, 19 घंटे पढ़े, तो व्यक्ति बेवकूफ़ बना रहा है, या फिर वो व्यक्ति स्वयं ही बेवकूफ़ है, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा टाइम लग रहा पढ़ने में। अगर कोई एक व्यक्ति, एक बच्चा जो है वो 8 घंटे भी एक दिन में निकाल पा रहा है, अच्छे से उसका जो आउटपुट निकल रहा है 8 घंटे पढ़ने का, रीडिंग का, समझने का, तो वो आराम से अपनी सिविल सर्विसेज की परीक्षा क्रैक कर सकता है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो एमपीपीएससी। इसका घंटों से कोई लेना देना नहीं है। बुक कलेक्टर यदि जी बोलूँ मैं, जी। तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, वर्तमान में ऐसा ही हो रहा है, बच्चे पीडीएफ कलेक्टर और बुक कलेक्टर बन गए हैं। डिप्टी कलेक्टर बनने या कलेक्टर बनने से पहले तो बुक कलेक्टर बन गए हैं। क्या हो गया है कि आप किसी बच्चे के पास जाएंगे, उसके रूम में जाके, आप तो जाते ही रहते हैं, बच्चों से कितने ज़्यादा मिलते हैं आप, तो आपने देखा होगा कि बच्चों के पास किताबों का अंबार लगा हुआ है। तो होता क्या है कि जैसे आपकी बहुत प्यारी किताब आई है मध्य प्रदेश सिलेक्शन तक, बहुत ही शानदार किताब है, लिटरली ये किताब तो बच्चों के पास होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात बोलूँगा कि अगर आप जाएंगे और जाके देखिए किसी स्टूडेंट के पास, तो लिटरली उसके पास मध्य प्रदेश की कम से कम 5-6 किताबें होंगी। ठीक है, अब उससे होता ये है कि बच्चा जैसे ही मार्केट में किसी ने बोला कि फलानी किताब बहुत अच्छी है, फलानी किताब बहुत अच्छी है, तो बच्चा तुरंत तत्क्षण जाता है और वो किताब खरीद लाता है। लेकिन आप देखिए कि वो 4 किताबें, 5 किताबें, 6 किताबें जो मध्य प्रदेश की उसके पास हैं, उसने उसमें से पढ़ा कितना है। अगर वो कोई भी किताब ठीक से पढ़ ले तो सिलेक्शन के बहुत निकट पहुंच जाए, सेलेक्ट हो जाए। लेकिन होता ये है कि बच्चे किताबों का अंबार लगा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि बच्चों को अभी तक कई किताबों की समझ ही नहीं बैठ पाई है कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कौन सी किताब नहीं पढ़नी चाहिए। आप सिलेबस देखिए और आप प्रश्न पत्र देखिए। तो सिलेबस और प्रश्न पत्र को आप जब देखेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि चीज़ें तो बहुत ही सिंपल हैं। अननेसेसरी हमने लोड ले रखा है, मोटी मोटी किताबों का हमने बोझ उठा रखा है, और उस बोझ के कारण बच्चे दबे चले जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पेपर है पूरा जीएस का, 10 यूनिट है, और उसके आप 3-4 हज़ार पन्ने पढ़ रहे हैं, और ऐसे आपके 6 विषय हैं, और एटलीस्ट शुरुआत के 4 विषय तो 1, 2, 3, 4 पेपर जो हैं सामान्य अध्ययन के, वो तो ऐसे ही 10-10 यूनिट वाले हैं। तो अगर कोई बच्चा 12-13 हज़ार पन्ने पढ़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसका सिलेक्शन हो पा रहा है, कि 12-13 हज़ार पन्ने पढ़ पा रहा है। हाँ, डेफिनेटली 12-13 हज़ार पन्नों में से वो क्रक्स निकाल ले, उसमें से सिनॉप्सिस बना ले, तो उसका भला हो सकता है। और ये जो जैसे इसको मैं यही कहना चाहूँगा कि बुक्स जो हैं वो 3 तरह के से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला वाला जो है वो है दीर्घकालिक तैयारी के लिए, तो डेफिनेटली वो बुक्स की तरफ जा सकता है कि मोटी मोटी किताबें पढ़े, जैसे एनसीईआरटी ही पढ़ ले सबसे पहले। जैसे दीर्घकालिक से मेरा तात्पर्य ये है कि बच्चे 3 साल तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आफ्टर 12th आ गए तो 3 साल तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास बुक्स होना चाहिए, रेफरेंस बुक होना चाहिए, जैसे एनसीईआरटी होनी चाहिए उसके पास। या मान लीजिए अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाह रहा है तो डेफिनेटली वो पढ़े, कि भाई लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं,
या मान लीजिए इकोनॉमिक्स पढ़ना चाह रहा है तो डेफिनेटली वो रमेश सिंह पढ़ सकता है, या मान लीजिए इतिहास पढ़ना चाह रहा है तो स्पेक्ट्रम पढ़ सकता है, बिपिन चंद्र पढ़ सकता है, सतीश चंद्र पढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं उसको ऐसी बुक्स पढ़ना चाहिए। लेकिन जब एग्जाम का टाइम है जिसको हम बोलेंगे कि अल्पकालिक, तो अल्पकालिक के लिए मैं ये बोलूँगा कि उसको नोट्स पढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी संस्थान ने कोई नोट्स, सारे संस्थान मेहनत कर रहे हैं, सारे जो हैं वो मेहनत करते हैं, उनके पास बड़ी टीम होती है, तो उन्होंने अगर कोई नोट्स निकाले तो वो नोट्स पढ़ सकता है, क्योंकि उसको एग्ज़ाम देना है अभी, जैसे 4 महीने 5 महीने का ड्यूरेशन, उसको एग्ज़ाम देना है तो वो पढ़ सकता है। फिर बात आती है कि बिल्कुल एकदम तात्कालिक स्थिति में आ गए हैं, जैसे अभी 2 महीने ही बचे हुए हैं, जो अगला मेंस होने वाला है जून में, तो मैं उसके लिए कहूँगा कि बच्चों को फिर अपने सिनॉप्स पढ़ना चाहिए, सिनॉप्स क्रिएट करना चाहिए। और अगर मान लीजिए इतनी जल्दी सिनॉप्स नहीं बना पा रहा है तो जो नोट्स हैं उसी में से कुछ चीज़ें हाईलाइट कर ले, और उन सीमित चीज़ों को हाईलाइट करके बस उतना ही पढ़ ले, क्योंकि मेन जो है ना वो माइंड और हैंड का कोऑर्डिनेशन, और जब तक ये कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा बच्चे को सक्सेस भी नहीं मिलेगी। सर कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं केवल लिखने, जी, तो मतलब केवल लिखने से मात्र सिलेक्शन जी, और कुछ होते हैं जो कहते हैं केवल पढ़ना। उदाहरण के लिए जैसे आपने जो बात कही है उसको मैं ऐसे समझ पा रहा हूँ, एक अभी वर्तमान में हमें एक दौर देखने को मिल रहा है कि कुछ बच्चे केवल लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, बिल्कुल, है ना, और वो सोचते हैं कि मैं केवल पढ़ लूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं मैंने टेस्ट सीरीज लगा ली अब तो डेफिनेटली हो जाएगा। ये दोनों ही बच्चे गलत जा रहे हैं, गलत ट्रैक है। मेंस हमेशा माइंड और हैंड की कोऑर्डिनेशन से बनता है। इसको मैं एक एग्जांपल से दूंगा कि एक युवक है और वो एक युवक एक युवती को बहुत प्रेम करता है, ठीक है, उसके दिल में उसके लिए 1000 फीलिंग्स हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं कि जब मिलेगी, जब बात होगी तो मैं ये कहूँगा, ये करूँगा, है ना, इस तरीके से प्रपोज करूँगा, इस तरीके से गाना गाऊँगा, 1000 तरीके हैं उसके दिमाग में, बहुत सारी चीज़। लेकिन जब आप देखते हैं फिल्मों में भी ऐसा ही दिखाया जाता है कि जैसे युवती सामने आती है तो जो युवक होता है वो हड़बड़ा जाता है, वो सब भूल जाता है, उसको कुछ याद नहीं रहता, वो कुछ का कुछ बोल जाता है या वहाँ से शर्मा के भाग जाता है। तो यही स्थिति एग्जैक्टली एक स्टूडेंट के साथ होती है कि माइंड में बहुत कुछ है, हमने पढ़ बहुत लिया, लेकिन हैंड का कोऑर्डिनेशन नहीं है तो लिख नहीं पाएंगे। जैसे कि उस व्यक्ति के दिल में, उस युवक के दिल में फीलिंग्स बहुत थी लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाया। एग्जैक्टली सेम कि इसके दिमाग में बहुत कुछ है लेकिन हैंड का कोऑर्डिनेशन नहीं था तो नहीं लिख पाया, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको पढ़ना भी है और लिखना भी है। हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मेंस एक लिखने वाला एग्जाम है तो लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें। एटलीस्ट आप 1.5 घंटे डेली लिखें और वीक में कम से कम 3 घंटे आप ज़रूर लिखें, तो आप देखेंगे कि आपको एक्सप्रेस करना भी आ जाएगा। जूझने वाले प्रश्न भी आते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट आ जाए आपको बिल्कुल जैसा आपने किताब में पढ़ा, जैसे नोट्स में पढ़ा। तो कुछ क्वेश्चन जूझने वाले भी होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, तो वो भी बच्चा डील कर पाएगा ऐसी कंडीशन। स्टूडेंट लाइफ और रिलेशनशिप, जी, तो इसके बारे में क्या कहें, क्योंकि इस पे चर्चा अमूमन कोई नहीं करता हो, मुझे लगता है इस पे चर्चा होना चाहिए जी, क्योंकि स्टूडेंट को इसका क्या प्रभाव पड़ता है जी, और क्या इन चीज़ों में पढ़ना मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ बिल्कुल कि कोई भी युवक या कोई भी युवती होती है जब वो आते हैं और तैयारी करते हैं तो कई बार अट्रैक्शन भी होता है और कई बार प्रेम प्रसंग भी होते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, इट इज़ ओनली पार्ट ऑफ लाइफ। ये केवल जीवन का एक हिस्सा है, संपूर्ण जीवन नहीं है। आप जिस उद्देश्य के लिए आए हैं आपकी प्रायोरिटी वही होनी चाहिए। आपका प्राथमिक उद्देश्य जो है वो पढ़ना ही होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको पढ़ने के लिए भेजा है, ना कि किसी प्रेम प्रसंग में पढ़ने के लिए। हाँ, तो इसके लिए मैं क्लास में हमेशा, मेरा एक डायलॉग बहुत फेमस है, मैं हमेशा क्लास में यही कहता हूँ कि पहले सफल फिर कपल, है ना। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पहले कपल बन जाते हैं फिर सफल बनने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले सफल है फिर कपल है। तो ये जो प्रेम प्रसंग या ये कुछ होता है ये पार्ट ऑफ लाइफ है, जिसको आप अगर, चलिए अब मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं भाई सब लोग आप जाके ब्रेकअप कर लें, छोड़ दें, अलग अलग हो जाएं, ये सारी चीज़ें। अगर आप किसी के प्रेम प्रसंग में हैं तो उसे केवल एक पार्ट बना के रखें कि पार्ट ऑफ लाइफ है, और अपनी जो पढ़ाई है उस पर सबसे पहले फोकस करें। क्योंकि मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ी जो जात होती है वो जात होती है सिविल सर्विसेज की। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आप IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, आप डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, आप DSP बनते हैं, XYZ MPPSC से कोई भी पोस्ट आप उठा लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप प्रेम प्रसंग में फेल होंगे, फिर तो आपका प्रेम प्रसंग जीतेगा ही। तो इसलिए सबसे बड़ा राज है कि पहले सफल और फिर कपल। टाइम, टीचर और टॉपर, जी, आप सबसे महत्वपूर्ण इनमें किसको मानते हैं? आपने 3 T's जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वो तीनों नाम आपने लिए हैं कि टाइम, टॉपर
और टीचर। तो मैं इसमें एक ही बात बोलूँगा, समय बड़ा बलवान है। मतलब टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इस टाइम को आप पुरुषार्थ और किस्मत, जैसे कि हमारी कुछ चर्चा भी हुई थी इसमें पहले कि पुरुषार्थ और किस्मत पे, तो मैं बोलूँगा कि टाइम अगर आपका आया है तो डेफिनेटली आप सारी चीज़ें आपके फेवर में ही आएंगी, ठीक है। तो टाइम तो बहुत बड़ा बलवान है, बहुत बलवान है टाइम। दूसरा मैं आपको बोलूँगा कि टीचर जो होता है वो आपका मार्गदर्शक होता है, और वो आपको हेल्प कहाँ करता है, जहाँ पे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, जहाँ पे वो आपको पूरी एक ट्रेनिंग दे रहा है कि ऐसे ऐसे करना है, ये सारी चीज़ें करना है, पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसको इस तरीके से डील करना है, ये सारी चीज़ें एक टीचर आपको समझा रहा है। तो टीचर एक मार्गदर्शक है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी लाइफ में। और जो टॉपर्स की हम बात कर रहे हैं, तो टॉपर्स भी आपके एक मार्गदर्शक हैं। वो आपको ये बता सकते हैं कि मैंने अचीव कैसे किया, या मान लो मैंने कौन सी गलतियाँ नहीं की। तो टॉपर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हाँ अभी ट्रेंड क्या चल रहा है और हमने क्या किया जिसके कारण हम टॉपर बन गए। देखिए, लेकिन एक चीज़ होती है कि अभी तक जैसे एमपीपीएससी पिछले कुछ सालों से अपनी कॉपीज़ तो दिखा नहीं रहा है, तो टॉपर्स अलग अलग बातें बताते हैं, बिल्कुल फाइव फिंगर्स की तरह। जैसे मान लीजिए टॉपर होता है, वो कहता है कि मैंने पॉइंट्स में ही सारे आंसर्स लिखे। एक टॉपर कहता है कि मैंने पैराग्राफ्स में लिख दिया। एक टॉपर कहता है कि मैंने फ्लो चार्ट्स बना दिए। एक टॉपर कहता है कि मैंने तो कंक्लूजन कभी लिखा ही नहीं है। एक टॉपर कहता है कि डायरेक्ट आंसर लिखो, डायरेक्ट हिट कर दो। तो सारे टॉपर्स की बात अलग अलग है, ठीक है। अब एग्जैक्टली हुआ क्या कि जो टॉप कर गए हैं, ठीक है, तो उनकी कॉपी भी उन्होंने नहीं देखी कि कौन से क्वेश्चंस में उनको कहाँ ज़्यादा मार्क्स मिले, क्योंकि अभी तक आयोग ने कॉपी दिखाई नहीं। तो वो जो बोल रहे हैं वो केवल एक प्रेडिक्शन हो सकता है कि हाँ भाई हमने इस तरीके से किया। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, किसी एक भी चीज़ को फाइनल नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ उसको इस तरीके से करना चाहिए कि अलग अलग आयामों को वो माने। जैसे कहीं पर वो क्या करता है, पॉइंट्स में आंसर दे सकता है, कहीं पर वो पैराग्राफ में दे सकता है, कहीं पर फ्लो चार्ट बना सकता है। तो सबकी बात इस तरीके से वो मान सकता है, एक साम्यता रख सकता है। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि अगर मान लीजिए किसी टॉपर ने कहा मैंने केवल पॉइंट्स में लिखा, और वो बच्चा जाके इस बार पॉइंट्स में लिख के आता है, तो अगली बार आके क्या कहेगा, मैंने तो पॉइंट्स में लिखा, मेरा तो हुआ नहीं, ठीक है। तो सबकी अलग अलग स्थिति हो सकती है, सबने अलग अलग कारण से टॉप किया होगा। हो सकता है किसी एक विषय में बहुत अच्छे मार्क्स हों, दो विषय में बहुत अच्छे मार्क्स हों, या मान लीजिए जो एग्रीगेट है उन्होंने एग्रीगेट में एक बैलेंस कर लिया हो जिस कारण से उनके अच्छे एग्रीगेट बन गए। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। किसी को इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें टॉपर्स से ये मार्गदर्शन जरूर लेना चाहिए कि हाँ हम क्या कर सकते हैं। और लिटरली बच्चे बहुत हम्बल हैं, और जब वो सक्सेस हो जाते हैं तो बताते भी हैं कि हमने ये किया। सर एक चीज़ है, जैसे जब रिजल्ट आता है तो स्टूडेंट बोलता है कि मेरी किस्मत खराब थी। जी। तो इसमें आप किस्मत को और मेहनत को जी, कितना मानते हैं? इसमें मैं 99:1 का बिलीव रखता हूँ कि 99% पुरुषार्थ होता है और 1% किस्मत होती है। तो जो कई बार ऐसा होता है कि 1% किस्मत भी जो है ना वो भारी पड़ जाती है पुरुषार्थ पे, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे पुरुषार्थ से सफलता अर्जित करते हैं। उदाहरण के लिए मैं इसमें दीपिका पाटीदार जो है, जो रैंक 1 है, उसका उदाहरण लेना चाहूँगा कि उस लड़की ने पुरुषार्थ छोड़ा ही नहीं। आप देखिए कि 5वां इंटरव्यू था उसका, 4 बार इंटरव्यू दे चुकी थी, लेकिन 5वें इंटरव्यू में उसको सफलता मिली, मतलब 5वें प्रयास में उसको सफलता मिली। और मज़े की बात देखिए, उसका पुरुषार्थ भी मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि पुरुषार्थ आप देखिए कि लगातार 5 बार इंटरव्यू पहुंची। अभी 2023 का रिजल्ट आया, 2023 में भी इंटरव्यू कॉल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि उस बच्ची का मेंस कभी रुका ही नहीं, ठीक है। लेकिन बार बार कहाँ फेल हो जा रही थी, इंटरव्यू में। लेकिन जैसे ही उसको 5वां इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स मिल गए, तो आप देखिए टॉपर, और जो मार्क्स आए हैं और अप्रोक्सीमेटली 902 902 नंबर आए। तो 902 के आसपास, तो आपको पहली बात तो 900 की रेंज में कोई बच्चा है ही नहीं। उसके बाद जो शुरू हो रहा है, ठीक है, वो 897 करीब ऐसे ही शुरू हो रहा है, लेकिन 900 की रेंज में कोई भी बच्चा नहीं, वो भी एक कीर्तिमान है। तो मैं तो मानता हूँ कि पुरुषार्थ 99% और 1% किस्मत। ओके, 1% किस्मत भारी पड़ जाती कभी कभी, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ तो अपनी जगह है। हाँ, एक चीज़ है कि जैसे कि रिजल्ट आता है, जैसे मैं खुद इंटरव्यू करता हूँ टॉपर का, जी, तो मेरे पास कुछ इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। आपके पास हो सकता है बच्चे पूछते होंगे कि सर टॉपर की कॉपी डाल दीजिएगा, जी, टॉपर्स कैसे लिखते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, जी, ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। जी, तो
स्टूडेंट्स को टॉपर की कौन कौन सी चीज़ें उन्हें सीख लेना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें छोड़ देना चाहिए? जी, देखिए टॉपर्स जैसे मैं तो यही बोलूँगा कि एक जो हंस होता है ना, तो हंस क्या करता है कि अगर दूध और पानी का मिक्सचर है, तो हंस उसमें से दूध दूध निकाल लेगा, पानी पानी छोड़ देगा। ऐसे ही टॉपर्स की चीज़ें हैं। टॉपर्स की जो चीज़ें हैं, सुनने में, देखने में सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, सारी चीज़ें अट्रैक्टिव लगती हैं, लेकिन लिटरली आप किसी टॉपर से जाके पूछेंगे कि आपने टॉप कैसे कर दिया, आपको पता था? तो टॉपर हमेशा एक जवाब देगा, क्योंकि ये सारे बच्चे जानते हैं इस बात को। तो टॉपर से ये जवाब देगा कि मुझे नहीं पता था कि मैं टॉप कर जाऊंगा। मुश्किल ये है कि कोई एक दो अपवाद निकल जाए कि मुझे पता था मैं टॉप करूंगा, वो एक आध अपवाद होंगे। लेकिन आपने भी इतने इंटरव्यू लिए हैं, तो आपने सारे टॉपर से जब बात की तो उन्होंने क्या जवाब दिया? यही बोला कि हम तो ये सोचते थे कि लिस्ट में नाम आ जाए। लिस्ट में नाम आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उस टॉपर को भी ये नहीं पता था कि मैं टॉप करूंगा, लेकिन लिटरली उन्होंने एग्जाम क्लियर किया, टॉप किया। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। जो आपके प्रश्न का जवाब है वो इसमें जुड़ जाता है कि टॉपर से क्या सीखें। तो टॉपर आपको जब बताता है तो बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताता है कि मैंने इस बुक सोर्स से पढ़ा था, इस मेथड से पढ़ा था, इन सारी चीज़ों, तो आपको उसकी अच्छी चीज़ें ग्रास्प कर लेनी है, ठीक है। कई बार टॉपर्स की ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं जो बहुत ज़्यादा आपको ऐसी लगती हैं कि ये तो आपने बिल्कुल ऐसा बता दिया कि आदर्श बन गए। उदाहरण, एक किस्सा आपको बताता हूँ जो आपके प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से दे देगा। एक स्टूडेंट मेरा डीएसपी बना, ठीक है, और उसका जो रूममेट था वो सीटीआई बना। दोनों का सिलेक्शन हो गया। दोनों की सिलेक्शन होने के बाद एक डीएसपी बंदा आता है और वो बच्चों को मोटिवेट करता है। तो बच्चे उससे पूछते हैं कि आपने क्या पढ़ा, तो उसने जवाब दिया कि मैंने संविधान के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी और सारी जितनी टेक्स्ट बुक होती हैं जो स्टैंडर्ड चलती हैं, जो यूपीएससी के लिए बोली जाती हैं, फॉलो कराई जाती हैं, तो उसने सारे वो करे। उसने बोला कि 6 to 12 एनसीईआरटी बुक्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी, एक एक के नोट्स सुने। जब उसका सारा लेक्चर हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तो उसका जो रूममेट था, जो सीटीआई बना था, वो मेरे पास पर्सनली आया और उसने बोला कि सर इस प्रकार की कोई भी किताबें हमारे रूम में थी ही नहीं जो उसने बताई कि हमने ये सारी किताबें पढ़ी। तो कई बार टॉपर्स कुछ ऐसी आदर्श बातें भी बोल देते हैं, जैसे आपने कहा था कि 18 घंटे वाली, व्यवहारिक नहीं होती, बिल्कुल व्यवहारिक नहीं लगती। तो मुझे लगता है कि उन चीज़ों से प्रभावित नहीं होना चाहिए आपको जो व्यवहारिक हैं। जैसे कि वो बताते हैं कि हमने ऐसे आंसर लिखे थे, हमने इस फॉर्मेट में आंसर लिखे थे, हमने ये छोटे से क्रक्स नोट्स बना लिए थे, हमने ये छोटे से सनॉप्स बना लिए थे, वो टॉपर की सच्ची बातें हैं। वो टॉपर जो बता रहा होता है ना कि जब मैंने पहली बार टेस्ट दिया था तो मेरे 300 में से 50 नंबर आए थे, वो टॉपर सच्चा है। वो आपको सच बता रहा है कि हाँ यार, मेरी भी स्थिति एग्जैक्टली वही थी जो आपकी अभी है। जैसे हमारी कक्षा में जब भी कोई टॉपर आता है या कोई भी स्टूडेंट आके अपनी कहानी बता रहा होता है, तो वो हमेशा ये बात जरूर बोलते हैं कि आप जहाँ अभी बैठे हो मैं भी वहाँ बैठा था या बैठी थी। इस तरीके से वो भी बताते हैं कि हमने भी वही किया, हमारे भी टेस्ट में मार्क्स इतने ही कम आते थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। तो ये टॉपर से सीखने वाली बात है। लेकिन आपने जैसे देखा होगा ना कि जैसे किसी के पास कुछ नहीं है तो वो यही कह देता है कि एनसीईआरटी बुक्स 6 to 12, एनसीईआरटी बुक्स एमपीपीएससी के टॉपर्स नहीं पढ़ेंगे। वो एक बेसिक नॉलेज है जो एक 12th वाला बच्चा आता है और उसको नहीं पता कि यार मेरे को क्या करना है, तो वो इस बेसिक नॉलेज को ग्रास्प करता है। अन्यथा जो एक साल एग्जाम देने वाला है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल नहीं, मान लीजिए कि अभी अगले साल एग्जाम हमें देना है और वो बच्चा आज से एनसीईआरटी पढ़े, तो मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ के इसी साल एग्जाम क्रैक कर पाएगा, इसी साल पोस्ट ले पाएगा। जी सर। यहाँ पर बच्चे कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं तैयारी? बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। सबसे पहली गलती है कि किसी भी संस्थान में जब वो जाते हैं तो प्रभावित होकर जा रहे हैं। आजकल की जो जनरेशन है वो प्रभावित होने वाली है। जैसे मान लीजिए क्या करते हैं, फ़ोटो देख कर जाते हैं कि फ़लाने एक सेलिब्रिटी की फ़ोटो लगी हुई है और उस सेलिब्रिटी की संस्थान में वो एडमिशन ले लेते हैं, बिना ये देखे, बिना ये जांचे, बिना ये पड़ताल किए कि वो जो सेलिब्रिटी फ़ोटो है वो यहाँ पे कितने लेक्चर्स ले रहे हैं। ये बच्चों के लिए, ये तो मुझे लगता है कि सारे लोगों को एक कैंपेन ही चलाना चाहिए कि यार जिसकी फ़ोटो रहेगी ना उसी से पढ़ेंगे, या वो व्यक्ति कम से कम एटलीस्ट वहाँ 50% सब्जेक्ट तो पढ़ाए या 50% चीज़ें तो पढ़ाए, या वो व्यक्ति वहाँ उपस्थित तो रहे। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूँ। आपके प्रश्न के माध्यम से इसका उत्तर निकला है तो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली गलती बच्चे यही चुनाव करने में कि भाई हम क्या कर रहे हैं, फ़ोटो से पढ़ रहे हैं। आजकल के बच्चे भी एकलव्य बनना चाह रहे हैं कि हमने द्रोणाचार्य का एक पुतला बना लिया है और अपने इसे सीख लेंगे। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये पीएससी है, दारों से नहीं है। ठीक है, ये नहीं हो सकता
कि आज के ज़माने में द्रोणाचार्य और एकलव्य दोनों मिल जाएं, तो ये दोनों ही कंडीशन नहीं है। पहला तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चुनाव, कि आपने भाई किस संस्थान का चुनाव किया, कैसे चुनाव किया, ये इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि बच्चे जब जाते हैं तो कोई भी क्लास में, नई क्लास में, वो जाके वहाँ पे डेमोस्ट्रेशन ले रहे हैं। जैसे शुरुआत हुई तो उन्होंने कहा हम डेमो ले रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों को स्मार्टली ये चीज़ देखना चाहिए कि आप रैंडम क्लास में जाइए, चलती क्लास में आप बैठिए, चलती क्लास में आपको डेमो लेना है, लेकिन डेमो इस पर्पज से मत लीजिए आप लोग कि जो टॉपिक चल रहा है वो मुझे समझ में आ रहा है। आप टीचर की टीचिंग टेक्निक्स देखिए कि वो पढ़ा कैसे रहा है, उसकी टेक्निक क्या है, और जो टॉपिक है वो टॉपिक आपने 20 से सुना है लेकिन आपको कितना % समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट। तो पहली चीज़ हो गई चुनाव संस्थान का कि यार हमने यहाँ एडमिशन लेना है, हमको यहाँ पढ़ना है। दूसरी चीज़ हो गई जो बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, अब उन्होंने कोचिंग, मान लीजिए एक बड़ी ब्रांड के साथ उन्होंने कोचिंग में एडमिशन ले लिया, देन अब वो बच्चे कोचिंग को बना लेते हैं टूरिस्ट प्लेस, कभी जाएंगे कभी नहीं जाएंगे, ठीक है। अब उन्होंने, जैसे मान लीजिए कोचिंग में छुट्टी मिलती है, अगर मान लीजिए त्यौहार की छुट्टी मिलती है, रक्षाबंधन की छुट्टी मिलती है, होली की मिलती है, दिवाली की मिलती है, 7 दिन की छुट्टी मिलती है, बच्चे 14 दिन का गैप करते हैं। बच्चों को बार बार कहीं ना कहीं जाना है, बार बार उनको छुट्टियां लेनी, उनका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो पाता, फिर बीच में से उनके टॉपिक छूटते हैं। तो दूसरी गलती जो है कि अपना कोर्स पूरा नहीं करना, ठीक है। फिर तीसरी गलती क्या है, बीच में कोई भी नोटिफिकेशन आया, किसी पोस्ट का नोटिफिकेशन आया, बीच में वो फॉर्म भर देना और फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाना। फिर चौथी गलती क्या है कि अपने आप को इस तरीके से समझ लेना कि पूरा पढ़ लिया लेकिन टेस्ट नहीं देना है। जब तक व्यक्ति टेस्ट नहीं देगा तब तक उसे आकलन कैसे होगा कि वो कहाँ स्टैंड करता है। तो बच्चे को सबसे पहले टेस्ट देना चाहिए, उसको अपनी, जैसे एक शब्द है, हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटस, लेकिन हिंदी में बोलने में बड़ा प्यारा लगता है, औकात, ठीक है। तो बच्चे को जब तक अपनी औकात नहीं मालूम पड़ेगी कि यार मैंने इतना पढ़ लिया लेकिन मुझे आता क्या है, तब तक उसमें निखार भी नहीं आएगा। ये भी एक उसकी गलती होती है, वो टेस्ट से बचता है। कई बार हम लोग देखते हैं, हमने पढ़ाया और हम क्लास में टेस्ट करवा रहे हैं, आप यकीन मानिए जितनी स्ट्रेंथ होती है उसमें 70% स्ट्रेंथ टेस्ट देने आएगी, 30% लोग गायब हो जाएंगे, बोलेंगे ठीक है टेस्ट हमने पढ़ लिया था, बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, और टेस्ट ना देने का कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देंगे, सर दादी की तबीयत खराब हो गई थी। दादी की तबीयत खराब हो गई थी तो आप वहाँ क्या करने गए थे, आपके माता पिता पूरा परिवार दादी की सेवा में था, केवल तबीयत खराब होने पे आप वहाँ पहुँच गए। कहने का मतलब ये नहीं तो आप सोचे कि किसी रिलेशंस में मैं ऐसा कह रहा हूँ कि नहीं दादी की तबीयत खराब हो तो नहीं जाना चाहिए। बच्चों के एक्सक्यूज हैं, क्योंकि क्या होता है एक सॉफ्ट टारगेट होती है दादी नानी। कई बच्चे तो मैंने तो तबीयत खराब का बोला, वो तो निपटवा देते हैं, सर दादी नहीं रही, पता चला 2-3 बार दादी जा चुकी, ठीक है। तो दादी नानी सॉफ्ट टारगेट है रिलेशन। तो बच्चे कई प्रकार के एक्सक्यूज देते हैं, तो अपने क्लास और सिलेबस कंप्लीट नहीं करते, वो भी उनकी एक कमी। तीसरा जो है वो है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के संदर्भ में ये कहूँगा बच्चों से कि जब आपने पढ़ लिया तो लाइब्रेरी बच्चा कौन लगाता है। जैसे मान लीजिए आपका एक रूम है और उस रूम में बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत साउंड है, शोर शराबा है, और आपका रूममेट जो है वो आपको परेशान कर रहा है, मान लीजिए पढ़ने नहीं दे रहा है, तो आप लाइब्रेरी लगाइए। लेकिन अगर मान लीजिए आपके रूम में ही एनवायरनमेंट है कि आप अकेले रह रहे हैं, या मान लीजिए आपके रूम में पूरी व्यवस्था है कि पढ़ सकते हैं, तो फिर आप लाइब्रेरी क्यों जा रहे हैं। लाइब्रेरी कुछ बच्चे इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे एक ग्रुप, एक सर्कल बन जाएगा, उनके साथ दिन में 4 बार चाय पीने जाएंगे, 4 बार खाने के लिए जाएंगे, और यहाँ वहाँ घूम पाएंगे, एक ग्रुप बन जाएगा, एक बढ़िया सर्कल बन जाएगा। तो ये भी आप देखते हैं। तो वहाँ लाइब्रेरी का सदुपयोग करो आप, कि आपके पास मजबूरी थी इसलिए आप लाइब्रेरी लगाएं। लाइब्रेरी लगाने के बाद आपने क्या किया कि आपने जो रीड किया ना, वहाँ पे मैं दोबारा कहूँगा, आपने जो रीड कर लिया है उसका टेस्ट जरूर दीजिए। चाहे अपने मित्र से बोल दीजिए कि मैंने ये पढ़ा है, इसके क्वेश्चंस बना दो, इसका मैं टेस्ट दूंगा, और फिर कॉपी किसी थर्ड पर्सन से आप चेक कराइए, तो आपको रियलाइज होगा कि आपने कितना पढ़ा। अन्यथा आप बस अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हैं, कुछ भी आउटपुट नहीं। तो ये भी एक गलती। आपने औकात शब्द की बात की जी, तो कहीं ना कहीं जैसे आपसे इतने बच्चे पढ़े, हजारों के संख्या में बच्चों को आपने पढ़ाया है अभी तक, तो क्या आपको नहीं लगता है कि बच्चों को अपनी औकात को पता होती है। देखिए 2 प्रकार की चीज़ें हैं। बच्चे बहुत मेहनत करने वाले भी आते हैं, बहुत स्मार्ट भी आते हैं, और कमज़ोर भी आते हैं, और सबको अपनी वैल्यू स्टेटस, अब सीधी बात, औकात पता होती है। लेकिन
एक चीज मैंने देखी और एक स्टूडेंट से मैंने सीखा है, जो लाइन प्राचीन काल में कही गई थी कि करत करत अभ्यास की जड़मति होय सुजान, वो बात कुछ बच्चे चरितार्थ कर देते, जिनसे कभी एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि बच्चे इतने सिंपल हैं या इतने जल्दी गेन नहीं करते या मार्क्स इनके इतने ज़्यादा अच्छे आते नहीं। वो बच्चे मेहनत कर करके अपने आप को इतना परफेक्ट कर लेते हैं कि जब वो परीक्षा देते हैं वो हर बार सफल हो जाते हैं, कोई ना कोई पोस्ट तो उठा ही ले जाते हैं। कौन? जो सामान्य से बच्चे, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, कई बार उनके साथ ये हो जाता है कि वो पढ़ रहे हैं और उनको कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया है, तो स्मार्ट से वो ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, तो बच्चे रह जाते हैं। खरगोश और कछुआ जैसी कहानी हो जाती है। सेम टू सेम, बिल्कुल सही शब्द आपने बोला है, खरगोश और कछुए जैसी कहानी थी। तो बच्चे क्या होता है, स्मार्ट से ओवर स्मार्ट हो जाते हैं, तो वो बच्चे रह जाते हैं। आप देखेंगे वो बच्चे फिर यही कहते हैं कि हम इतने साल से लगे हुए, अरे हमें तो अब ज़्यादा आता है, वो गोरिल्ला बनते हैं कि मेरे को सब आता है। कई तो इसमें न पड़ जाते हैं, तो मैं स्कूल का टॉपर रहा हूँ जी, और कई जो स्कूल में टॉपर नहीं रहते वो यहाँ पे आके मेहनत करते हैं। वो सामान्य जो स्कूल के टॉपर रहते हैं मुझे लगता है वो घर वापस तक चले जाते हैं, मैंने कहीं देखे हैं। देखिए, घर वापसी की आपने बात कही ना, तो इसमें मैं क्लास में हमेशा एक लाइन बोलता हूँ। एक लाइन बहुत प्रसिद्ध है, लौट के बुद्धू घर को आए, और जो घर को नहीं आए वो बुद्ध हो गए। ठीक है, इसको हम गौतम बुद्ध से समझ सकते हैं, आपके तो सरनेम में भी गौतम है। इसको हम गौतम बुद्ध से समझ सकते हैं कि जब गौतम बुद्ध की स्थिति खराब हुई, जब हड्डी पर खाल चढ़ गई गौतम बुद्ध की, जब जर्जर हो गई, उनका शरीर पूरा जर्जर हो गया, बेहोश होके गिर गए, वो नदी किनारे गिर गए, तो मन में ख्याल तो आया होगा कि एक पत्नी, इतनी सुंदर पत्नी है, एक बच्चा है, इतना बड़ा राजपाट है, सारी चीज़ें, धन वैभव सब कुछ है, क्यों इस चक्कर में पड़े, वापस लौट जाए। ख्याल आया बुद्ध के मन, बुद्ध अगर लौट जाते तो बुद्ध कभी बुद्ध नहीं कहलाते, बुद्धू कहलाते। लौट के बुद्धू घर को आए, लेकिन बुद्ध ने क्या किया, क्या ये रास्ता हम चल रहे हैं इससे मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हो पा रहा है, मैं एक काम करता हूँ, मार्ग बदल के देख लेता हूँ। तो बुद्ध ने मार्ग रखा मध्यस्थ मार्ग, ना तो अत्यधिक विलासिता और ना ही अत्यधिक तप तपस्या, मध्यस्थ मार्ग पे चले और अल्टीमेटली लाइट इन्वेंट हो गया। मतलब क्या हो गया कि भाई ज्ञान उपलब्ध हो गया, ज्ञान को उपलब्ध हो गए। और यही बच्चों का है, जैसे आपने कहा था कि कई कैटेगरी के बच्चे, कुछ बच्चे विलासिता में चले जाते हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा तप कर लेते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मध्यस्थ मार्ग आप निकालिए। तो आपने जैसे कहा ना कि कुछ बच्चे कमज़ोर और कुछ बच्चे स्मार्ट और कुछ बच्चे सामान्य, तो आपने इतने सारे बच्चों का, जो चयनित बच्चे हैं उनका आपने साक्षात्कार किया, तो आपने क्या पाया, 99% बच्चे सामान्य थे, 1% बच्चे मेहनत करने वाले थे, और विलासी बच्चे शायद ही नगण्य वहाँ पर आपको मिले, जो एलाइट्स हों, तो बिल्कुल एकदम ऐसे हो कि भाई हम तो साइकिल की जगह कार का उपयोग करते हैं। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको बच्चे, बहुत ओवर स्मार्ट बच्चों का सिलेक्शन MBPSC ही नहीं करता है। तो बच्चों को स्मार्ट रहना है, ओवर स्मार्ट नहीं रहना। ठीक है, बच्चों को सामान्य के बनना है, विशेषज्ञ नहीं बनना है, क्योंकि हमारे पेपर के नाम क्या है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, ना कि विशेष अध्ययन। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2, 3, 4, इसमें कभी आपने देखा कि उसमें लिखा विशेष अध्ययन? नहीं। तो हमें सामान्य ही बनना है। प्रश्न सुनने में छोटा लगता है कि तैयारी की शुरुआत कैसे करें, लेकिन ये नहीं कि जब इसे एक्सप्लेन करने को बैठे तो मुझे लगता है कि कई बच्चों के इसको लेकर कई प्रश्न रहते हैं जी, कि कौन सी किताब पढ़ें, जी, कितने घंटे हमें तैयारी करना चाहिए। इसके अलावा और भी सवाल रहते हैं कि दीर्घकालिक तैयारी कैसे करें, कम समय में कैसे करें, तात्कालिक कैसे करें। पर सभी के सोर्स और समय को लेकर भी कन्फ्यूजन रहता है कि जैसे एक लंबी सब तैयारी करते हैं तो उसके सोर्स क्या होना चाहिए, उसका समय क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, तो सारी चीजें इसको लेकर एक प्रश्न रहता है। आपने कहा प्रश्न छोटा है लेकिन उत्तर बड़ा हो जाता है, मैं अभी भी कहूँगा प्रश्न छोटा है और उत्तर और भी छोटा है। सही मार्गदर्शन, आपने इसमें जितने ही प्रश्न जोड़े सभी का उत्तर है सही मार्गदर्शन। अब बात ये आती है कि सही मार्गदर्शन किससे ले लें, रील्स टीचर से ले लें या रियल टीचर से ले लें। आजकल रील्स टीचर ज़्यादा प्रभावित करते हैं ना, जैसे मैं कह रहा हूँ कि रील्स जल्दी देखते हैं और प्रभावित हो, अरे ये फलाने टीचर बहुत फेमस है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ग्राउंड लेवल पे उतरिए, आप जांचिए स्वयं। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, इसके साथ एक विवेक भी दिया है, तभी हम मनुष्य हैं। तो अपने विवेक से सोचिए, ठीक है, अपने विवेक से पूछिए कौन आपको उपलब्ध हो पा रहा है, जो आपको उपलब्ध है आप उससे पूछिए कैसे करना है तैयारी, शुरुआत कैसे कर। तो आपको बता सकता है कि सबसे पहले आप इस बुक सोर्स को आप उठाइए, एक साथ
6 से 12 की एनसीईआरटी अगर कोई बोलता है कि एक साथ 6 से 12 की एनसीईआरटी आप पूरी उठा लाइए, तो मैं कहता हूँ उसकी जगह कि नहीं, पहले बेटा आप एक सब्जेक्ट की, एक सीरीज की एक बुक लेके आइए। जब आप उसको पढ़ लें, जब आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया, आपने उसको समझ लिया, फिर आप उसी सीरीज की दूसरी किताब उठाइए, उसी सीरीज की तीसरी, 6 to 12 ऐसी सारी किताबें फिर आप पढ़ लीजिए। जब आप उसने किताब उसको विषय को पढ़ लिया, तब आप उसकी कोई अच्छी टेक्स्ट बुक और अच्छी बुक आप उठाइए। जैसे मान लीजिए कोई रेफरेंस बुक भी आप उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने आधुनिक भारत पढ़ लिया तो स्पेक्ट्रम उठा सकते हैं। आपने स्पेक्ट्रम पढ़ ली, आपका एक विषय हो गया। आपने सतीश चंद्र पढ़ ली, ठीक है, आपने शर्मा पढ़ ली। तो अगर आपने ये बुक्स पढ़ ली, आपका इतिहास अच्छे से कवर हो गया। अब आप दूसरे विषय की ओर जाइए। बच्चे क्या करते हैं, आज ही मुझे इतिहास समझ में आ जाए, आज ही मुझे भूगोल समझ में आ जाए, आज ही मुझे संविधान समझ में आ जाए, तो ये गलती कर देते हैं। दूसरा, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हमने तो कोचिंग में एडमिशन ले लिया, अब तो हमारा सिलेक्शन तय है। तो मैं आपको इसकी भी एक जवाब देना चाहूँगा, कोचिंग कोई कनखर के पंडा की भभूत नहीं है कि हमने वो भभूत खा ली और अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, सिलेक्शन तब होगा जब आपका टीचर भी मेहनत करेगा और जब स्टूडेंट भी मेहनत करेगा। जब दोनों लोग मेहनत करते हैं तब सिलेक्शन होता है, तब बाउंडिंग बनती है। लेकिन क्या है कि या तो टीचर बच्चों पे ही छोड़ देगा या बच्चे टीचर पे छोड़ देंगे, दोनों ही आप देखेंगे असफल हो। वो टीचर भी फेल हो जाएगा और स्टूडेंट भी फेल हो जाएगा। इसलिए मेहनत दोनों की लगेगी। मार्गदर्शन समय समय पे आप लोगों से और भी ले सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि टॉपर्स भी योगदान देते हैं, टॉपर्स आते हैं, उससे बात कीजिए, वो आपको बताते हैं। आप बड़े बड़े प्रश्न मत पूछिए कि डिप्टी कलेक्टर कैसे बन गए आप बड़े प्रश्न मत पूछिए। आप एक छोटा सा प्रश्न पूछिए, सर इतिहास में मध्यकालीन विषय में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ दिक्कत आती है। तो हो सकता है वो आपको जवाब ऐसा दे कि यार देखो यार, मध्यकालीन के लिए इतने परेशान मत हो, इतने सारे क्वेश्चन मध्यकालीन से नहीं आते, इसकी जगह तुम आधुनिक भारत के इसको पढ़ लो। और मध्यकालीन पढ़ना है तो इसके लिए इतने छोटे से नोट्स हैं, इतनी छोटी सी किताब है, इतनी छोटी सी ये सोर्स है, इसको पढ़ लो, इससे ऑलमोस्ट हो जाता है। तो वो आपको एक गाइड कर देगा, वो व्यक्ति आपको गाइड कर देगा, वो टीचर आपको गाइड कर देगा, तो आपको उस सब्जेक्ट का कम से कम एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन मैंने जब भी देखा तो कोई टॉपर्स आते हैं क्लास में तो बच्चे ही बोलते हैं कि आपको इतनी बार में सफलता मिली, इतने समय तक आपने क्या किया। अब वो इतना समय 5 साल 10 साल का जो उसका समय है, वो कैसे बताएगा आपको 5 मिनट में कि मैंने क्या किया। वो आपको दिन का रूटीन नहीं बता सकता 5 मिनट में, वो कैसे बता देगा। आप बताइए। पूछते हैं आप कितने घंटा पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे। कोई भी स्टूडेंट टॉप करने वाला अगर बता दे कि नहीं मैं हर दिन 10 घंटे पढ़ता था, मुझे लगता है कि उससे बड़ा झूठ कोई नहीं बोल रहा होगा कि हर दिन 10 घंटे। क्योंकि कई बार डिस्ट्रैक्शन आते हैं, कई बार त्यौहार आते हैं, कई बार घर में कोई फंक्शन आते हैं, कई बार अपनी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कई बार हम घूमने फिरने के लिए गए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति ये कह सकता नहीं मेरा तो बिल्कुल ऐसा रूटीन था और मैंने इस 10 घंटे को फॉलो किया। और दूसरा मैं आपको ये बोलूँगा कि एक सक्सेस होने का एक राज है एमपीपीएससी में, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को जानना। आपको पता है बच्चों के एमपीपीएससी में किन लोगों का सिलेक्शन होता है, तो जो सबसे ज़्यादा बोर हो सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा बोर हो सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, जो भी ऑडियंस है वो ध्यान से सुने। जो बच्चे बोर हो सकते हैं उनका ही सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि सरकार को कैसे लोग चाहिए, बोरिंग लोग चाहिए। कैसे लोग चाहिए, बोरिंग कैसे चाहिए? जो 10 से 5 तक की जॉब कर सकते हैं, ड्यूटी कर सकते हैं, जो डेली एक जैसा काम कर सकते हैं। जब हम डेली एक जैसा काम करते हैं तो हम बोर होते हैं। डेफिनेटली इसीलिए आपको ऐसा सिलेबस दिया जाता है जिससे आप बोर हो और आप में वो धैर्य, वो पेशेंस, वो आपके अंदर डेवलप। इसलिए जो बच्चा जितना ज़्यादा बोर हो सकता है उसके सफल होने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। इसमें ऐसा भी समझ लीजिए कि कई बार कुछ टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। उदाहरण के लिए मान लो अगर इतिहास में कोई कहानी सुनाओ तो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य की हमने कहानी सुना दी, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है। बच्चे उसमें एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे उनके कि हाँ यार ये तो गजब की कहानी है चाणक्य और चंद्रगुप्त की। लेकिन हो सकता है कुछ टॉपिक एकदम बोरिंग हो, कुछ टॉपिक ऐसे लग रहे हो कि अरे यार ये क्यों आया, इसका कोई रीज़न ही नहीं है, क्यों लेके आया यार इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को यार हटा क्यों नहीं दिया। जैसे मान लीजिए हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की ये चीज़ यहाँ से मिली, वो चीज़ वहाँ से मिली। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हमारे देश में रहे भी नहीं, वो पाकिस्तान में पहुँच गए, तो भी हम उसको पढ़ रहे हैं। अब उसमें क्या इंटरेस्ट जाग रहा है बच्चों का? कोई इंटरेस्ट नहीं जाग रहा, लेकिन फिर भी पढ़ना है। लेकिन हाँ, नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। क्या कि 5000 साल पहले की सभ्यता नगर नियोजन में रह रही थी। मतलब 5000 साल पहले हम लोग स्मार्ट सिटी में रह रहे थे। जैसे कि मैं कह रहा हूँ स्मार्ट सिटी का मतलब आज की जो स्मार्ट सिटी की संकल्पना है
कहीं ना कहीं से हम उससे ले सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जैसे कुंभ की, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि भाई सामूहिक स्नान की, बड़े बड़े स्नानागारों, कुछ चीज़ें ले सकते हैं उससे, वो भी इंटरेस्टिंग है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर ये क्यों पढ़वा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो कई बार ऐसे होते हैं कुछ टॉपिक बोरिंग होते हैं, कई बार जैसे हम इकोनॉमी के कुछ टॉपिक पढ़ते हैं बोरिंग लगते हैं, कई बार ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक पढ़ते हैं बोरिंग लगते हैं। लेकिन आप अगर बोर हो सकते हैं तो आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं। तो आपको कुछ टॉपिक अगर इंटरेस्टिंग नहीं भी लगे या किसी टीचर की क्लास इंटरेस्टिंग नहीं लगी तो भी उसको पढ़ना पड़ता है क्योंकि सिलेबस में है और उसका आंसर करना है, पेपर में सिलेक्ट होना है। सर एक जैसे एनसीईआरटी वाला सवाल आपने बोला था, मैंने सोचा कि सर की बात पूरी हो जाए उसके बाद पूछूं। बच्चों को रहता है कि सर 6 to 12 बोलने में आसान लगता है, लेकिन 6 to 12 में कौन कौन सी बुक हमें पढ़ना चाहिए? हाँ, शुरुआत में क्या है कि फ्रेशर बच्चे होते हैं, नहीं पता रहता है क्या पढ़े, जी वो सब कुछ पढ़ लेते हैं। जी, ऐसी काम की चीजें कि ये चीजें पढ़ना है आपको। देखिए सबसे पहले तो आपका जो टारगेट है, फॉर एग्जांपल अगर आपने यूपीएससी टारगेट किया है या आपने एमपीपीएससी टारगेट किया है, तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए, सिलेबस उठा के रखना चाहिए और फिर जो आपने बुक रखी उस सिलेबस से मैच करें आपके इतिहास में कौन सा भाग मिल रहा है। अगर मान लीजिए उसमें लिखा हुआ है कि भाई वैदिक सभ्यता और ये हमारे इस टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में, तो वो टॉपिक हमारे लिए काम का हो गया। लेकिन अगर उसमें कोई ऐसा टॉपिक लिखा हुआ है जो हमारे सिलेबस से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं रखता, तो उस टॉपिक को सबसे पहले एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरी चीज़, अब तो आप देखेंगे कि ज़माना बहुत बदल गया है, नई नई जैसे आप ही किताब लिख रहे हैं तो कितनी बढ़िया किताब आपने कंपाइल की है। तो ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जिन्होंने 6 to 12 एनसीईआरटी को एक ही किताब में कर दिया है और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सिलेबस में है आपके, सिर्फ वही वही टॉपिक रखें, अननेसेसरी चीज़ें हटा दी कि आओ टिल्लो आज ये सीखें, आज पिंकू ये बनाते हैं। जैसे आप एनसीईआरटी बुक्स देखते होंगे तो साइड में ऐसे कॉलम्स बने रहते हैं कि आज बोरियत फील नहीं होती जी जी जी, ऐसा लगता है कि और आगे हाँ। तो एक्चुअली क्या ना कि वो पेज बढ़ाते थे, वो कंटेंट जो था वो पेज बढ़ाते थे। तो जो टेक्स्ट बुक है तो इसका लोगों ने क्या कर दिया, ऐसी कई सारी किताबें हैं जिसमें 6 to 12 एनसीईआरटी का निचोड़ मिल रहा है आपको, तो बच्चे वो भी फॉलो कर सकते हैं। सर जैसे कि मेंस मुख्य परीक्षा की जो रणनीति है उसको किस प्रकार से? देखिए मुख्य परीक्षा रणभूमि है, ठीक है, और मैं बच्चों से ये कहता हूँ कि अभ्यास के क्षेत्र में आप जितना पसीना बहाएंगे, युद्ध के क्षेत्र में आपको उतना कम खून बहाना पड़ेगा। तो मुख्य परीक्षा जो है वो ज़बरदस्त प्रैक्टिस मांगती है। आप 3 घंटे, जैसे मैंने कहा कि एक हफ्ते में 3 घंटे तो आपको ज़रूर लिखना ही है और हर दिन 1.5 घंटे लिखना है। तो मुख्य परीक्षा में आप सबसे पहले ये देखिए कि सिलेबस क्या कह रहा है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या कह रहा है। जैसे कि एमपीपीएससी की बात करें तो 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर। तो उसमें अगर आप एक स्ट्रेटजी निकाल के देखेंगे तो जो 7 मार्कर हैं वो लगभग आधा पेपर, मतलब 140 मार्क्स का है वो। तो अगर कोई बच्चा उस स्ट्रेटजी से करता है कि यार 7 मार्कर में मैक्सिमम नंबर खींचना है और 2 मार्कर और 10 मार्कर में औसत से थोड़े बेहतर नंबर खींच लेंगे तो भी हम एमपीपीएससी निकाल लेंगे। तो उसको रणनीति ये रखनी चाहिए कि भाई हमें जो भी चीज़ें पढ़नी है, एटलीस्ट जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो 5-7 लाइन का कॉन्सेप्ट में तो हो। तो 7 मार्कर तो इजीली लिखा जाएगा, उसी 7 मार्कर से 2 मार्कर भी लिखा जा सकता है और उसी 7 मार्कर से 10 मार्कर भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे आपने कुछ कीवर्ड्स आपने पढ़े 7 मार्कर, तो 7 मार्कर में कीवर्ड से आप थोड़ी सी और क्या सेंटेंस बना लीजिए। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा कि फलानी चीज़ का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, या मान लीजिए WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में, तो हमने लिखा HQ डैश करके जिनेवा। अब इसी को हम पूरी लाइन कैसे बनाए मेंस में, हम लिखेंगे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जिनेवा में अवस्थित है। तो पूरी लाइन बन गई ना, जबकि पढ़े कितने थे? 2 शब्द। तो सोचिए 7 मार्कर से 10 मार्कर भी लिखा जा सकता है, मतलब आप चीज़ों को और एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो ये टेक्निक भी फॉलो करते हैं हम लोग। तो मुख्य परीक्षा है, मुझे लगता है कि अब पूरी रणनीति जो है वो 7 मार्कर के आसपास ही घूमेगी। बच्चों को इस दिशा में ही पढ़ना चाहिए कि कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी 7-8 लाइन आपको आनी चाहिए बस। मुख्य परीक्षा में फॉर्मेटिंग का कितना महत्व रहता है और फॉर्मेटिंग किस टाइप से करना चाहिए? बहुत ज़्यादा महत्व है मुख्य परीक्षा में फॉर्मेटिंग। ये समझ लीजिए जैसा दिखता है वैसा दिखता है कि मुख्य परीक्षा में फॉर्मेटिंग इसलिए ज़रूरी है कि अलग अलग आयाम में व्यक्ति की धारणा ना बने। बच्चे सारे क्वेश्चन पॉइंट्स में लिख देंगे तो हो सकता है चेक करने वाले ने आपको 7 में से 3 नंबर दे दी और वो आगे सारे क्वेश्चन देख रहा है कि वैसे ही पॉइंट्स में लिखेंगे तो वो 3-3 नंबर देता जा रहा है। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए एक फ्लो चार्ट में लिखा है, एक में इंट्रोडक्शन,
मेन बॉडी, कंटेंट, कंक्लूजन, साइड में एक बॉक्स बना के आपने दे दिया, एक स्पेशल फैक्ट दे दिया, वैल्यू एडिशन कर दिया, मैप बना दिया, तो मे भी पॉसिबल वहाँ पे नंबर 4 हो जाए और चेक करने वाले की धारणा टूट जाए। तो इसलिए ना बेस्ट पार्ट ये है कि धारणा नहीं बनने देना है, तो फॉर्मेटिंग अलग अलग वेराइटीज़ में यूज़ करना चाहिए। जैसे कि 2 मार्कर है तो डायरेक्ट हिट कर सकते हैं अपन, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, 1 लाइन में 2 लाइन में अपन आंसर लिख सकते हैं। बच्चों को ऐसी रणनीति भी अपनानी चाहिए, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं ना कि पेपर समय पे कंप्लीट नहीं होता, पेपर छूट जाता है, तो कई बार बच्चे ऐसा करते हैं, जैसे 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर, मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही करते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा स्ट्रेटजी बदल के देखे जो उसके कन्वीनियंट हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बात मान लेना, पहले वो 10 मार्कर कर ले, देन वो 7 मार्कर कर ले, देन वो 2 मार्कर कर ले, तो मे भी पॉसिबल हो सकता है उसको टाइम कम लगे। क्यों? कारण मैं बताता हूँ। क्योंकि 10 मार्कर जब एक क्वेश्चन आता है तो वो 10 मार्कर ऐसा पूछा जाता है कि भाई फलानी फलानी चीज़ की समस्या और समाधान बताइए। तो आप पहले क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर उसमें समस्या लिख रहे हैं, फिर उसके बाद समाधान लिख रहे हैं, फिर उसके बाद निष्कर्ष लिख रहे हैं। तो एक क्वेश्चन में कितने आपकी वेराइटी आ गई? 4। मतलब आपको 4 अलग अलग आयाम सोच रहे हैं, 10 मार्कर। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं 7 मार्कर की, तो 7 मार्कर में सीधा क्वेश्चन आया कि इसके कारण लिखिए, तो हम क्या करते हैं, सीधी एक लाइन लिखी हमने इंट्रोडक्शन की, फलानी फलानी ये चीज़ है और इसके कारण ही, और सीधे 7-8 पॉइंट हमने लिख दिए। तो इसमें हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि एक ही आयाम में प्रश्न चला, तो 7 मार्कर जल्दी भी लिखे जा सकते हैं। 2 मार्कर और भी सरल है, उन्होंने पूछा फलानी फलानी चीज़ की स्थापना कब हुई, तो हम बता सकते हैं फलानी फलानी चीज़ की स्थापना इस वर्ष हुई। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से सेगमेंट को पहले उठा के खत्म कर रहे हैं, और कौन सा सेगमेंट जल्दी किया जा सकता है। जिसमें एक ही आयाम है उसे जल्दी किया जा सकता है, जिसमें 4 आयाम उसमें टाइम लगेगा, और इसमें टाइम भी होना चाहिए आपका मैनेज। जैसे कि आपको 8 मिनट में एक 10 मार्कर लिख लेना है, आपको 3 से 3.5 मिनट में आपको एक जो 7 मार्कर है वो आपको लिख लेना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे कि 2 मार्कर है वो आपको 1 मिनट के अंदर लिख लेना चाहिए। तो ये आपका एक टाइम शेड्यूल भी होना चाहिए, जिसमें मैंने बोला 1, दूसरा है 3 या 3.5, 3 से 3.5, और चौथा है तीसरा है आपका 8 मिनट। तो इस तरीके से आपको आंसर्स को भी फ्रेम करना है। मुख्य परीक्षा में ये रणनीति भी होनी चाहिए आपकी। सर जैसे कि हम तैयारी करते हैं तो कई एस्पिरेंट्स ऐसे रहते हैं कि जिनको बार बार फेलियर में का सामना करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि आपके कई स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जो बार बार असफल हुए, बिल्कुल, एक लंबे समय बाद उनको सफलता हाथ लगी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लंबे समय के बाद ही सफल हुए, लेकिन उनके साथ एक चीज़ जुड़ी हुई थी। क्या? लगातार एक चीज़ कि वो लगातार एग्जाम में थे, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, ठीक है, वो प्री दे रहे थे, मेंस दे रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, प्री दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो लगातार सततता में थे, मतलब वो चयन प्रक्रिया में थे। वो इस तरीके से नहीं हुए थे कि डिस्ट्रैक्ट हो गया कि बीच में कोई एग्जाम दे दिया, बीच में ये कर दिया वो कर दिया। हाँ, पैरेलल आप कर सकते हैं, जो कि बहुत सरल है। जैसे कि पैरेलल बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म डाल दिया, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं बच्चे, तो वो चीज़ कर लेते हैं पैरेलल, और अपने आप को बिल्कुल एग्जाम में बिल्कुल लगातार फोकस रहते हैं। तो कई बार उनको ऐसा सामना करना पड़ता है कि इंटरव्यू में नहीं हो पाया सर, या मान लीजिए कई बार ऐसी घटना घटती है कि प्री में जो हुआ तो 1 नंबर से रह गए, या मान लीजिए कई बार ऐसी घटना घटती है कि मेन लिस्ट में नहीं आ पाए। तो जब मेन लिस्ट में नहीं आ पाता ना व्यक्ति, तो सेकंड लिस्ट में जब आता है तो उसको लगता है कि अब क्या ही एग्जाम दें, ठीक है, प्रावधिक में है, क्या ही एग्जाम दें, ऐसा लगता है कि जैसे बिना घुंघरू के नचाया जा रहा है, ठीक है, तो उसको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, तो वो एग्जाम भी उतनी तल्लीनता से नहीं देता। लेकिन जब मेन लिस्ट में होता है तो पूरी दम से एग्जाम देता है। तो कई बार 1-2 नंबर से रुक जाना, या मान लीजिए इंटरव्यू खराब हो जाना, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं फेलियर के। लेकिन अगर बच्चे में सततता है, कंटिन्यूटी है, आप देखिए सफलता तो मिल ही रही है। और मैं दोबारा नाम लूँगा कि दीपिका पाटीदार इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, कि भाई ठीक है 4 बार इंटरव्यू नहीं हुआ, लेकिन 5 ही बार में टॉपर, ऐसा रिजल्ट आया कि दुनिया चौंक गई। वो सारी चीज़। सर स्टूडेंट्स को तैयारी कब क्विट कर देना चाहिए? देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि स्टूडेंट को तैयारी कब क्विट करना चाहिए। ये मैं 2 आधारों पर बोलूँगा। एक, स्टूडेंट की मानसिक और स्वविवेक की स्थिति, कि अगर उसको लगता है कि इस फील्ड में अब उसके लिए कुछ नहीं है, या मान लीजिए आगे वो इसमें कुछ सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो पहली तो है मानसिक स्थिति, और दूसरी है उसकी आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति का मतलब ये है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और अब वो इस पढ़ाई का बोझ नहीं उठा पा रहा है, चूँकि सभी लोग जानते हैं कि इसमें बच्चे जब यहाँ रहते हैं, इंदौर में रह रहे हैं, पढ़ना, खाना, रहना और सारी चीज़ें जो एक्सपेंसेस होते हैं, उसके कारण बच्चा कई बार आर्थिक दबाव महसूस करता है। घर वाले भी कह देते हैं कि भाई अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वापस आ जाओ।
ये सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं। अगर वो उस आर्थिक समस्या का विकल्प ढूंढ सकता है, जैसे कि ढूंढता भी है, जैसे कि हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे कॉपी चेक करते हैं, कंटेंट राइटर की जॉब कर लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिससे वो अपनी आजीविका भी चला लेते हैं और तैयारी भी कर लेते हैं। लेकिन अगर उससे भी काम नहीं बन पा रहा है, उसमें भी समय लग गया है, तो मुझे लगता है कि मानसिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर बच्चों को क्विट कर देना चाहिए। क्या जैसे कि पीएससी की कोई तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी को किस टाइप से करना चाहिए? प्री और मेंस को साथ लेकर करना चाहिए या दोनों को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है आपने। मैं आपको उसको बताता हूँ। सबसे सही तैयारी जो है, पहले मेंस किया जाता है, फिर प्री। बच्चे उल्टी तैयारी करते हैं। बच्चे जैसा एग्जाम पैटर्न है ना, प्री मेंस इंटरव्यू, ऐसी तैयारी करते हैं। गलत। पहले मेंस की तैयारी, और जब आप मेंस कर रहे होते हैं तभी आपका व्यक्तित्व बनना, मतलब साक्षात्कार की तैयारी शुरू हो जाती है। तो पहले बच्चे को मेंस पढ़ना चाहिए। क्यों? जब किसी बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फैक्ट भी इजीली याद कर लेगा। लेकिन बच्चे करते क्या है? प्रीलिम्स पढ़ते हैं, जो कि एक फैक्चुअल एग्जाम। तो फैक्ट से शुरुआत करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट उलझ जाते हैं मेंस में। इसलिए पहले उनको मेंस करना चाहिए, फिर उसके बाद, और जैसे ही मेंस शुरुआत करते हैं, पर्सनैलिटी तुरंत उस पर काम होना शुरू हो जाता है। तो मतलब मेंस और इंटरव्यू तो साथ साथ चल रहे हैं उसके। प्रीलिम्स उसको क्या करना चाहिए, जब मेंस कर ले देन उसके बाद फिर प्रीलिम्स उसको रटना चाहिए, जैसे कि वो फैक्चुअल है। आप देखिए, प्रीलिम्स से सरल एग्जाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक प्रश्न दिया है और उत्तर भी वही नीचे है, बस आपको क्लिक करना है, आपको सिर्फ टिक करना है। वहीं पर अगर हम मुख्य परीक्षा देखते हैं तो वहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है, उत्तर आपको लिखना है। तो कठिन क्या है? तो कठिन चीज को पहले कर लेना चाहिए। सर, किन विद्यार्थी को इस फील्ड में आना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये अपन देख लें कि बच्चा जब आता है तो कई सारी चीज़ों के प्रभाव में आता है। मान लीजिए उसने किसी फिल्म में देखा कि एक हीरो है और वो हीरो जो है पुलिस वाला है, तो कई बार उनके मन में भाव आता है कि मैं तो जाके डीएसपी बनूंगा या पुलिस वाला बनूंगा, एसपी बनूंगा, तो मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। कुछ बच्चे इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उनके दोस्त आ रहे हैं, कुछ बच्चे इसलिए आ जाते हैं कि उनके फलाने रिश्तेदार ने एमपीपीएससी क्रैक कर लिया है, डिप्टी कलेक्टर बन गए, तो उन्हें भी करना है। कई सारे अन्य इन्फ्लुएंस होके बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं। तो ऐसे बच्चों का रिजल्ट बहुत कम हो पाता है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे इन्फ्लुएंस होके आते हैं, लेकिन वो पूरी तैयारी, पूरी शिद्दत के साथ तैयारी में लग भी जाते हैं और मेहनत करते हैं, वो सफल भी हो जाते हैं। लेकिन आप इस टाइप के बच्चों में रेशियो देखेंगे तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो अगर इन्फ्लुएंस होके आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर इस फील्ड में सफल हो पाएंगे। क्योंकि ये फील्ड जो है, जब आप इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप डिप्टी कलेक्टर क्यों बनना चाहते हैं। अब बच्चे वहाँ पर जो जवाब देते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये जो है वो गोल गोल है ना, ये एकदम असली जवाब नहीं है, बल्कि ये फर्जी है। इस कारण से ही बहुत सारे बच्चे, अब देखिए इसमें 3 चीज़ें फुलफिल हो रही हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा जवाब देता है कि सर सबसे पहले तो इसमें जॉब सिक्योरिटी है, दूसरा ये राज्य सेवा का सर्वोच्च पद है, और जॉब सिक्योरिटी, मान सम्मान के साथ साथ इसमें आपको अथॉरिटी भी मिल रही है, लोक सेवा भी आप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चे, मैक्सिमम बच्चे ऐसा जवाब देते हैं। लेकिन मेरे दृष्टिकोण में सबसे बेहतरीन जवाब ये है कि आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, मतलब आप अध्यात्म का काम भी कर रहे हैं, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। आपको ईश्वर ने आपको इसलिए चुना है कि आप पुण्य का काम कर रहे हैं, तो और इस पुण्य के काम के करने के बदले में सरकार आपको पैसा भी दे रही है, मतलब सांसारिक काम भी हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि लोक सेवक बनने का काम जो है वो सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है। कि मतलब आप अच्छा कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, आप लोक सेवा कर रहे हैं और सरकार उसका पैसा भी दे रही है। तो इससे ज़्यादा बेस्ट जॉब कुछ नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि बच्चों को अपना अगर कोई ऐसा मोटो बनाना है कि भाई क्यों मुझे लोक सेवा की तैयारी करनी चाहिए, मुझे सिविल सर्वेंट क्यों बनना है, तो उसका लक्ष्य यही होना चाहिए कि भाई आप लोगों का भला कर रहे हो और उसके बदले में पैसे भी मिल रहे हैं। इससे बेस्ट जॉब तो दुनिया की कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो बच्चों को ये टारगेट बनाना चाहिए, ना कि सिंघम दबंग, मान लीजिए कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस हो कि हम आ जाएं और हमें लोक सेवा कर दें, तो वो बच्चे अच्छे लोक सेवा बनेंगे भी नहीं। सर, कई बच्चों का आपने देखा होगा टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन क्या रहता है जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो स्थिति ये रहती है कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं जी। इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसमें समस्या है। सबसे पहली समस्या है डर। बच्चे ने बहुत पढ़ा है लेकिन डर इतना हावी है कि वो उसका ट्रीटमेंट ही नहीं ले पाया। ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि वैसे तो डर का इलाज विदेशों में भी नहीं है। कोई व्यक्ति अगर डरता है तो उसका विदेश में भी उपचार नहीं हो सकता। लेकिन क्या उसका डर की स्थिति बनी कैसे? उसकी डर की स्थिति ऐसी बनती है कि जब वो पेपर, उसने टेस्ट भी दे दिया, लिख भी लिया, सारी चीज़ें भी,
लेकिन उसको एक मन में भय चलता है कि पता नहीं कैसा पेपर आएगा, कठिन आ गया तो, ठीक है। तो उस डर के कारण क्या होता है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। दूसरा ये होता है कि अगर आप MPPSC का या मान लीजिए कोई भी सिविल सर्विसेज का पेपर देखें तो उसमें 10% क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो बहुत कठिन होते हैं, जो नहीं बन रहे होते हैं, या मान लीजिए जो जिसके बारे में ज़्यादा सुना नहीं है, पढ़ा नहीं। और पेपर होता है बाली। रामायण में एक पात्र था बाली। बाली के पास ऐसा पावर था कि जिसके भी सामने वो जाएगा उसकी आधी शक्ति खींच लेता है। ऐसे ही होता है पेपर। जैसे ही बच्चे ने पेपर पलटाया तो पेपर बन जाता है बाली, और बच्चे की आधी शक्ति खींच लेता है, पेपर हो जाता है टेढ़ा, बच्चा हो जाता है आधा। ठीक है। तो इस समस्या में क्या होता है, बच्चे को इतना डर लग जाता है कि भाई वो पेपर ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाता, जबकि पेपर उतना कठिन था नहीं। अब इसी समस्या में इसका एक सॉल्यूशन है। हमारे आराध्य भगवान श्री राम ने बाली का वध कैसे किया था, तो वो टेक्निक्स देखिए। उसी टेक्निक्स को आपको पेपर में एप्लीकेबल करना है कि भाई हम पेपर कैसे करेंगे। जो क्वेश्चन थोड़े से टफ लग रहे हैं उसको भी साइड में छोड़ो, जो इजी हैं सबसे पहले उसको डील करो। और जैसे जैसे इजी क्वेश्चन आप डील करते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, बूस्टअप होता जाएगा, और आप देखोगे कि आपने 80-90% पेपर इजीली अटेम्प्ट कर दिया है। और ये सेम चीज़ आप चाहे मुख्य परीक्षा में देख लीजिए, कुछ प्रश्न कठिन आते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे इतिहास की शुरुआत के 5-7 क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसमें कई सारे बच्चों से बनते ही नहीं, लेकिन बाकी का पूरा पेपर इजी होता है, लेकिन बच्चे फिर भी घबरा जाते हैं। वैसे ही आप देखते हैं पेपर में कई बार होता है प्रीलिम्स के पेपर में। ये प्रीलिम्स के पेपर में ही 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसको हवा नहीं लगती, किसी को पता नहीं रहता, लेकिन बाकी क्वेश्चन सरल, लेकिन वो 10% जो क्वेश्चन है वो आपके ऊपर इतना प्रभाव डाल देंगे कि 90 बनते हुए क्वेश्चन भी आप थोड़े से गलत कर देंगे और आपका रेशो 90 से 75 पे गिर जाएगा और आप फिर 1-2 नंबर से बाहर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है एक बाली और दूसरा है डर, दोनों पे अगर आपने काबू कर लिया तो आप MPPSC सेलेक्ट हो सकते हैं। जिसके आप विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं, आंसर राइटिंग विशेषज्ञ। तो आंसर राइटिंग को लेकर एक बच्चों के अंदर डर रहता है जी। आंसर राइटिंग, या तो कई लोग बोलते हैं यदि कोई सवाल पूछे कि मुझे क्या करना चाहिए मेंस सिलेक्शन के लिए, तो वो ये कहीं बोलते हैं आंसर राइटिंग, पढ़ने का छोड़ो, आंसर राइटिंग जितना लिखो। जी। तो आंसर राइटिंग का जो डर है एक माहौल, हवा का माहौल बना हुआ, उसके लिए आप क्या कहेंगे? आंसर राइटिंग अगर किसी बच्चे को करना है तो आज इस मंच से मैं ये बात कहूँगा कि बच्चे सोचते हैं हम लिख लेंगे, ठीक है, चलो हम आज एक प्रैक्टिकल करते हैं बच्चों। आप जैसे कोई बच्चा 21 साल का, कोई 22 साल का, कोई 24 साल का, कोई 25 साल का, सबकी अलग अलग एज होगी, कोई तो 30 साल के भी होंगे, ठीक है। तो जो बच्चे 30 साल से अपने आप को जानते हैं, स्वयं के व्यक्तित्व को जानते हैं, एक प्रैक्टिकल करके देखना बेटा। MPPSC में एक पेपर होता है निबंध का, उस निबंध में 1000 शब्दों में निबंध लिखा जाता है। चलिए एक काम करिए, आप अपने व्यक्तित्व के ऊपर 1000 शब्दों में निबंध लिख कर देख लीजिए। मैं आपको बताता हूँ 2 पन्ने भरने के बाद आप तीसरा पन्ना नहीं भर पाएंगे, जबकि MPPSC में आपको 10 पन्ने भरने हैं एक निबंध। तब आपको एहसास हो जाएगा कि आंसर राइटिंग कितनी ज़रूरी है। जिस शरीर के साथ आप 30 साल से रह रहे हैं, जिस शरीर के साथ आप 25 साल से रह रहे हैं, उस शरीर के ऊपर, उस अपनी आत्मा के ऊपर, अपने व्यक्तित्व के ऊपर आप 10 पन्ने नहीं भर सकते, तो सोच लीजिए कि MPPSC के निबंध में आप कैसे लिखेंगे, MPPSC क्वेश्चन के आंसर में आप कैसे लिखेंगे बिना प्रैक्टिस के। तो सीधा सही की सॉल्यूशन है। आंसर राइटिंग का मतलब ये है कि अभ्यास आपको करना है। और अभ्यास कैसे करते हैं, MPPSC ने आपको खुद ही इतने इजी सेगमेंट दे रखे हैं कि पहले वो आपसे कहता है 20 शब्द लिख के देख लो भैया। जब 20 शब्द में आप पारंगत हो जाओ तो वो आपसे कहता है 70 शब्द 60 शब्द लिख के देख लो भैया। फिर उसमें पारंगत हो जाओ तो फिर वो आपसे कहता है 200 शब्द लिख के देख लो भैया। और जब आप उसमें ही पारंगत हो जाओ तो 1000 शब्द लिख के देख लो। तो इससे अच्छा इजी वे तो MPPSC ने खुद ही कैटेगराइज करके दे रखा है आपको कि भाई इतने इतने शब्दों में लिख लो। एक चीज़ रहती है सर कि माना कि किसी भी कोचिंग के नोट्स या कोई भी बुक सेम टू सेम चीज़ें सभी बच्चे पढ़ते जी। बात आती है लिखने की, लिखते समय अपने अपने क्वेश्चन में क्रिएटिविटी करते हैं, बिल्कुल, वो तो व्यक्तिगत। लेकिन ये है ना कि क्वेश्चन में वैल्यू एडिशन करने के लिए ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो महत्वपूर्ण है वो सभी को करना ही चाहिए? बहुत ही सरल है। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आया जो पर्यावरण से रिलेट करता है, तो उसमें वैल्यू एडिशन क्या हो जाएगा कि ये 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ये वैल्यू एडिशन हो गया। या मान लीजिए अगर हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन देखा और उसमें क्वेश्चन आ गया कैग पर, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल में, तो आर्टिकल 148 से 151, ये वैल्यू एडिशन हो गया कि शुरुआत से यहाँ से हो गया। वर्तमान में कौन है कैग?
ये वैल्यू एडिशन हो गया। या मान लीजिए हम इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसमें हमने दे दिया कि भाई इकोनॉमिक्स से इस बार बजट में इस चीज में इतनी इतनी खर्च करने की बात कही गई थी, ये वैल्यू एडिशन हो गया। तो वैल्यू एडिशन कुछ अलग से नहीं आता, आप जो पढ़ रहे हैं उसी में से कुछ फैक्ट्स निकल जाते हैं। इसके लिए प्रेजेंट करने का तरीका है कि जैसे कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि उस क्वेश्चन में साइड बॉक्स बना सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, आप इन्वर्टेड कॉमा में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ऐसे करके आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। वही चीज वैल्यू एडिशन में दिखने लगती है। आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं किसी क्वेश्चन का तो आप फैक्ट से शुरू कर दीजिए कि भाई फलाने फलानी संस्था की स्थापना इस वर्ष हुई थी, या मान लीजिए इसका मुख्यालय यहाँ पे, तो फैक्ट से शुरू कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। बल्कि वो तो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, चेक करने वाले की नजर में ये आ जाता है कि आपको इस विषय की जानकारी है, इस टॉपिक की जानकारी है जो हमने पूछा है। तो इसमें कोई बहुत विशेष काम तो नहीं है। सर कंटेंट का चुनाव कैसे करें और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका कंटेंट को लेके, सोर्स को लेके। तो सबसे पहला तो बहुत सारे कंटेंट आपके पास नहीं होना चाहिए। जैसे क्या करते हैं बच्चे, एक कोचिंग के नोट्स ले आए, दूसरी कोचिंग के नोट्स ले आए, किताबें भी ले आए। आपको क्या करना चाहिए, इतने सारा कलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लिमिटेड कंटेंट जो है, जैसे आपने देखा, आपको वो कंटेंट अच्छा लगा, आपने दूसरा बुक देखा, जैसे किसी ने सजेस्ट किया कि ये वाली सब्जेक्ट के लिए ये बुक रेफरेंस के तौर पे ली जा सकती है, तो आपने एक नोट्स लिए और एक कंटेंट आपने एक बुक ले लिया, आपने टेक्स्ट बुक ले ली। और दूसरा ये है कि आप साथ साथ चलने वाली जो पैरेलल स्टडी चीज़ें होती है ना, जैसे कि हम पेन यूज़ करते हैं तो एक मोटिवेशन होता है पेन का भी। पेन का मोटिवेशन कैसा होता है कि आपने जब से जर्नी शुरू की तब से आपने कितने पेन लिखे, उस पेन का कलेक्शन अगर आप करते जाते हैं ना, फेंकते नहीं उस पेन को, वो भी आपको मोटिवेशन देता है कि देखो भाई मैंने इतनी कलम है घिस ली, ठीक है, इतना मैं लिख चुका हूँ। आपके जो नोट्स होते हैं, आपके जो खुद के रजिस्टर होते हैं जो आप सेल्फ मेड करते हैं, तो वो पेजेस भी आपने जो जितने टेस्ट पेपर लिखे होते हैं वो भी आपका एक मोटिवेशन होता है कि देखो इतने पेजेस तो हम नीले कर चुके हैं, काले कर चुके हैं, तो वो भी एक मोटिवेशन होता है। दूसरा साथ साथ में क्या होता है, बहुत सारी अध्ययन सामग्री होती है जो बहुत सारे बच्चे यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपने देखा होगा कई सारे बच्चे होते हैं और उनके घर की दीवारों पर, रूम की दीवारों पर आप देखते हैं कि मैप्स लगे होते हैं, इंडिया का मैप होता है, वर्ल्ड का मैप होता है, एमपी का मैप होता है। लेकिन जाके बच्चों से पूछेंगे ना आप कि कहाँ है ये वाला देश, कहाँ है, युगांडा कहाँ है, रवांडा कहाँ है, ठीक है, तो उनको ठीक से दिखाई भी नहीं देगा कहाँ है, उसकी कैपिटल तो दूर की बात है। तो मैं ये कहता हूँ कि बच्चे केवल क्या करते हैं, इस मैप को चिपका लेते हैं, उसको पढ़ने का सही तरीका नहीं आता है। इतनी सारे स्टेशनरी मटेरियल होता है, जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि हाइलाइटर होते हैं, तो आपके पास अलग अलग रंग के हाइलाइटर भी होने चाहिए। जैसे आप बुक में जब आप उसको हाईलाइट करते हैं ना, तो आप जब आपकी किताब रंगीन दिखती है तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि इस किताब को मैंने इतनी बार पढ़ा है, ठीक है, तो ये हाइलाइटर का यूज़ है। फिर आता है स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स में ऐसे रहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक टॉपिक लिखा हुआ है, आपने उसको पढ़ा, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद लिटरली आपने उसके बारे में क्या समझा, आपने उसको 3 लाइन में लिख लिया, आपने कुछ शब्दों में लिख लिया, आपने 10 शब्दों में लिख लिया, स्टिकी नोट्स पे लिख के उसी टॉपिक के ऊपर चिपका दीजिए। आप यकीन मानिए जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको पूरा पन्ना नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो स्टिकी नोट्स के 10 शब्द आपके काम कर जाएंगे। तो एक तो आप इस तरीके से मटेरियल को घटा पाएंगे। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि जब आप उसको हाईलाइट करते हैं, चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता है और नेक्स्ट टाइम जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको ये याद रहेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु है, किसको जल्दी जल्दी पढ़ा जा सकता है। एक तो ये। दूसरा, मैं आपसे कहूँगा कि जैसे हमारी बात हो रही थी कि बुक सोर्स, तो बुक सोर्स मैंने कहा ना आपको कि एक आपके पास लिटरली एक ऐसी बुक होनी चाहिए, जैसे संविधान की एक किताब आपके पास होनी चाहिए, और वो है लक्ष्मीकांत, ठीक है। इसके बाद फिर आपने नोट्स लिए हैं, उस नोट्स को आपने पढ़ा, अपने खुद के सिनॉप्सिस बनाए, तो अब आपके पास 3 चीज़ होगी। अब ये इस बहकावे में मत आइए कि वो फलानी फलानी चीज़ है, वो फलानी फलानी और अच्छी आ गई है, ये ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। हाँ, अगर वो वाकई बहुत अच्छी कोई कंटेंट नोट्स आए तो उससे केवल वैल्यू एडिशन ले लीजिए कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एक्स्ट्रा था, तो अपनी उसी कॉपी में, उसी नोट्स में ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। तो फिर इसके बाद क्या होगा, आपके पास बहुत सारा कलेक्शन भी नहीं होगा, लिमिटेड। और ये मैं आज की स्थिति से, आज की डेट से बोल रहा हूँ कि हाँ, अगर बच्चा आज की डेट से भी ये करे तो इतने इतने लिमिटेड सोर्स ले सकता है। सर फैम को किस टाइप से देखते हैं आप? गौतम जी, देखिए, फैम जो है उसको मैं एक अलग नज़रिए से देखता हूँ। मेरा मानना ये है कि मेरे लिए फेम क्या है, बच्चों के दिल में जगह है, वो मेरा फेम है। इसलिए आप देखेंगे मैं कभी यूट्यूब पे ऐसी क्लासेस को लेके, या मान लीजिए रील्स में अभी तक मैं नहीं आ पाया,
क्योंकि मुझे लगता है कि जो ऑफलाइन आपकी ऑडियंस है ना, वो आपको प्यार करने वाली होनी चाहिए। तो फैम मेरा ऐसा है कि हर बच्चे के पास मेरा नंबर है, जो मतलब MPPSC की फील्ड में है और मेरे संस्थान में आता है, मुझसे मिला है, मुझसे जुड़ा हुआ, हर बच्चे के पास मेरा नंबर है, पब्लिकली है वो नंबर। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स आप यकीन मानिए मेरे यहाँ रात को 11 बजे 12 बजे भी बैठे रहते हैं। इवन कई बार ऐसा होता है कि मैं टेस्ट का डिस्कशन लेने जाता हूँ और रात को लौट रहा हूँ 9:30 बजे, और वापस लौट रहा हूँ तो वहाँ पे 2-3 बच्चे घर पे ही बैठे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सर हमारे डेफ के क्वेश्चंस, सर हमारे लिए ये प्रॉब्लम है, या सर हमारी ये मेंस की कॉपी है। तो बच्चे घर भी आते हैं। आप मुझे शायद आप इतने सारे लोगों से मिले, इतने सारे डायरेक्टर्स को भी आप जानते होंगे संस्थानों के, शायद कोई और भी हो जो, मतलब मुझे तो मेरी नज़र में नहीं है कि शायद कोई और डायरेक्टर जिसके घर पे बच्चे बैठे रहते हों, या जिससे बिल्कुल पर्सनल टॉक होती हो, रात को 2:30 बजे भी बात हो रही हो, बच्चे कॉल कर देते हैं। मतलब ऐसा भी रहता है ना कि कई बार बच्चे किसी परेशानी में हैं तो वो अपने पेरेंट्स के साथ, या मान लीजिए पेरेंट्स के पहले भी मुझे कॉल कर देते हैं कि सर ऐसी ऐसी परेशानी है इसमें, तो कई बार ऐसा हम उनका सॉल्यूशन भी देते हैं। नहीं, तो मेरे लिए फैम यही है। ये चीज़ तो मैंने भी पहली बार सुना हूँ जी जी इस टाइप से, क्योंकि सभी लोग एक व्यक्तिगत लाइफ जी जी। दोनों और को गौतम जी, आप तो खुद भी जानते हैं कि आपसे मेरी रात को 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे चर्चा हुई है कि कई बार कंटेंट, कई बार कुछ क्वेश्चंस हमारे रहे हैं तो सर, डिस्कस मैं हमारे हुए हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने बहुत सहयोग किया, सपोर्ट किया। MP की बुक में आपको बहुत बड़ा योगदान है कि मतलब इतना अमूल्य समय निकाला गया, नाइट में भी, मतलब पूरे दिन में टाइम नहीं मिला तो रात में देख रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। कितना बेहतर कर सकते हैं, आपने पूरा सपोर्ट किया। गौतम जी, इसका कारण है ना कि आपका और मेरा उद्देश्य एक ही है कि बच्चों का भला कैसे हो सकता है, बच्चों का अच्छा कैसे हो सकता है। तो इसके लिए बिल्कुल समर्पित हूँ। आगे भी आपको जो भी ज़रूरत लगेगी बिल्कुल बेझिझक आप कहिएगा, मैं आपके साथ ही रहूँगा। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना समय दिया इसके लिए, और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े, और सर से यदि कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। सर से फिर मिलना होगा, कभी भी सर से मिल सकते हैं, और आप भी सर से मिल सकते हैं संस्थान में जाके कभी भी। इसके अलावा भी आपका यदि कोई आपके प्रश्न है या कोई सवाल जवाब करना चाहते हैं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, सिलेक्शन तक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।